होमी स्वागत है तुम सभी का एक ऐसी मानवा में जो कि इतनी ज्यादा स्कैम है कि मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। लाइक टेलीग्राम ही बैन करवा दिया। मैं बड़े आराम से यूट्यूब छोड़कर टेलीग्राम के ऊपर लोकेशन कवर कर रहा था कि अब तो पीटे से घंटा मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाने वाला। बट फिर मैं देखता हूँ कि मेरा टेलीग्राम चैनल ही बैन हो गया। पहले मुझे लगा कि जरूर इसके पीछे पीटीजे का हाथ है, बट फिर मुझे बाद में पता चला कि इसके पीछे पीटीजे का हाथ नहीं बल्कि मोदी जी की लात है। टेलीग्राम ही बैन करवा दिया, बट वो अच्छे रीजन की वजह से करवाया था, बिकॉज वो नीट के पेपर्स लीक हो गए थे ना, इस वजह से। एनीवे सब नीट के पेपर क्लियर हो गए, टेलीग्राम भी वापस आ गया है। सो यार तो एवरी फ्राइडे यानी कि जुमेरात यानी कि गुरुवार को तुम्हें लुकिज्म के न्यू चैप्टर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाओ जाकर ज्वाइन कर लो। अभी के लिए चलो मानवा स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे लोंडे ने दो लोगों के साथ स्कैम किया था, जिसमें पहले तो था ये ढीमन स्कैमर जो कि सोच रहा था अपने लोंडे का स्कैम कर देगा, बट अपने लोंडे ने इसका स्कैम कर दिया, केक कर ले ली स्मैश। देन दूसरे नंबर पर आया था ये साला मोटा गेंडा जो कि अपने लोंडे की तरह एक फ्रीलांसर है, लाइक इसका कोई गिल्ड नहीं है, और अगर ये किसी गिल्ड की रेड में ज्वाइन होता है तो उसके अंदर इसको मिलने वाला आइटम यही रखेगा और कोई नहीं रख सकता उसे। और तो ये साला इतना बड़ा हरामखोर कि किसी को कुछ करने ही नहीं देता, लाइक खुद ही मॉन्स्टर मार मार के उनके अंदर का माना शार्ट्स कलेक्ट करता रहता कि जब डंजन में रेड मारने की वजह से लोग इंजर्ड हो जाते थे तो उनके पास इतने भी माना शार्ट्स नहीं होते थे कि वो खुद का इलाज तक करवा सके। तो यार इसीलिए इसको अपने लोंडे से टकरा नहीं था, और जैसे ये टकराया अपने लोंडे ने इसका इतना गंदा स्कैम करा कि ये किसी को बता भी नहीं सकता। वेल क्या किया है वो तो मैं लास्ट पार्ट देखकर ही पता चलेगा, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। सो लास्ट पार्ट में जो है हमने देखा था कि डंजन का जो बॉस था ये आराम को रिवील लोड उसका गोजो ही बना दिया, इवन गोजो से बदतर कर दिया इसको तो। और इसको खत्म करने के बाद बाकी हंटर्स तो अपने घर चले गए थे, बट अपने लोंडे टाइजन वो डंजन में रुक गया था। तो उसने मैप के अंदर देख लिया था कि डंजन में एक जगह पर कुछ तो सीक्रेट छुपा हुआ है, एंड वो जो है वहाँ पर पहुंच भी गया था, बट वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स थे। इसीलिए फिर उसने अपनी स्टाफ निकाली और समन किया इरेटस को कि कम फोर्थ इरेटस। एंड अभी जो इरेटस बहुत ही डेडलीस्ट वे में लाइक होरा फार्मिंग करते हुए समन हो रहा होता है कि किसने मुझे बुलाया। और तो जब हमने फर्स्ट टाइम इरेटस को देखा था तो वो ऐसा दिखता था लाइक वाकई में होरा फार्मिंग करता था, बट इस बार जो इरेटस को समन किया गया वो कुछ ऐसा दिखता है भाई क्या है ये, वॉरियर्स का कच्चा पिना दिया, इवन जो इसकी स्ट्रेंथ एजिलिटी और मैजिक थी यानी सब खत्म हो गया भाई इसका। अपने लोंडे ने इसका इतना गंदा स्कैम किया है कि पूरा ओरा माइनस में चला गया बेचारे का। एनीवे अभी जो इरेटस है वो बड़ा नींद में उठते बोल रहा था ग्रीटिंग समनर, मैं हूँ मौत का सौदागर इरेटस, एंड मैं यहाँ पर तेरे बुलावे पे वर्ल्ड के एंड से आया हूँ। क्या मतलब वर्ल्ड के एंड से आया है? आई थिंक हेल की बात कर रहा है ये। एनीवे अभी जैसे इरेटस अपने लोंडे को देखता है उसके पसीना छुड़ जाता है कि साले तू यहाँ पर क्या कर रहा है। देन ढाई से बताता बेटा वो मेन्यू जिसने तू यहाँ पर समन करा है, जो तुमका इरेटस को समझ में नहीं आता कि क्या मतलब तूने मुझे समन करा है, बट कैसे, क्या तूने स्टाफ का यूज करा था? जो तुम बिल्कुल सही समझे, मैंने तेरी स्टाफ का यूज करा, तूने तो साले बता ही नहीं कि तेरी स्टाफ तो तबाही है तबाही। जो तुम तो इरेटस को कुछ समझ में नहीं आता कि भाई कैसे कर लिया इसने, बिकॉज स्टाफ के अंदर तो उसने एक कर्स चढ़ा कर रखा था कि कोई भी कर्स को तोड़ने का ट्राई करेगा तो एक ऑपरेशन आकर सबकी वाइट लगा देगा। एंड अपने लोंडो से बताता है भाई तो उसकी बात कर रहा, मैंने तो उसको मार दिया। जब सुनते इरेटस की शकल बन जाती कि भाई कैसे, बट इस बार अपने लोंडा उसकी बात का जवाब नहीं देता, बल्कि उसको गुस्सा आ जाता बिकॉज इसकी टोन सही नहीं लग रही है उसको बात करने की, और इसीलिए वो सीधा स्टाफ को उसके टकले में दे मारता है कि साले तो ये समन करने वाले मैं हूँ तो थोड़ा तमीज से पेश आना, अगर अगली बार से हरकत करी ना तेरी हड्डियों का चूरा बना दूंगा मैं। जैसे इरेटस भी लाइक ठीक है मालिक समझ गया। अभी चाहे मुझसे पूछता है भाई एक बात है तो ये क्या होगा, तू पहले की तरह फनी वे में बात नहीं कर रहा, लाइक वो पहले यही करके बात करता था ना हर एक वर्ड पर, उस बारे में बोल रहा है ये। बट ये जो बात है इरेटस को समझ में नहीं आती टाइजन किस फनी वे की बात कर रहा है। मैं भी हो सकता है कि इरेटस इस बात को भूल गया हो, या फिर ये यही बोलना है उसकी नजरों में फनी वर्ड ना हो। एनीवेज अभी अपने लोडे को इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है बिकॉज उसने इरेटस को किसी और काम की वजह से बुलाया है, और वो काम ये है कि इरेटस मेरा पहला ऑर्डर है कि तू सीधा सामने की ओर दौड़। इरेटस भी लाइक क्या सामने, बट मुझे वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रही है भाई। जो सुनते अपने लोटा गुस्से में आए साढ़े तो ये सोचने का हक किसने दिया, बेटा तेरा मालिक मैं हूँ, जितना बोला जाए उतना कर। एंड क्योंकि ये बोलते हुए ये कुछ ऐसा फेस बना रहा होता है जो देखकर इरेटस की बड़ी आती है, एंड वो सॉरी बोलते हुए बिना कुछ सोचे समझे सीधा सामने की ओर दौड़ना शुरू कर देता है। एंड ऑफ कोर्स एक ट्रैप आता है और उसके टुकड़े कर देता है, जो देखने के बाद एडी के तो पसीने छूटे, बट अपने लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो इरेटस को अगेन समन करता है कि जा दौड़, फिर से वही काम है तेरा। भाई इरेटस भी लाइक भाई एक सेकंड अभी मेरे साथ क्या हुआ था, बट अपने लोगों को उसकी घंटा नहीं सुनना, चार्ज तो मतलब चार्ज, इसलिए इरेटस को ना चाहते हुए भी चार्ज करना पड़ता है, एंड वो आग में बुझ जाता है, जो देखकर अपने लोगों को तो बड़ा मजा आ रहा है कि भाई क्या बात है यहाँ पर एक और ट्रिप निकला। बट एडी उसे इरेटस को लेकर काफी बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो टाइजन को रोकने की ट्राई भी करती है, बट टाइजन उसे बताता है कि बेटा मेरा नाम टाइजन ली है, एंड कोई भी अगर मुझे मारने का ट्राई करता है मैं और
फॉल्ट्स को माफ नहीं करने वाला। जो सुनकर हेडी को समझ में आ जाता है कि ना भाई ये बंदा नहीं रुकने वाला। एंड टाइजन फिर से लग जाता अपने काम में, वो एरेटस को फिर से समन करता और फिर से चार्ज करवाता है। एंड फाइनली कई सारे ट्रैप्स में कटने कुटने के बाद एरेटस टाइजन को उस जगह पर लेकर आ गया होता जहाँ पर वो चीज है। एंड ये करने के चक्कर में बेचारा एरेटस वो आधा हो चुका है। इवन वो कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा होता। इस चक्कर में अपने लोगों को लगता है भाई ये टपक गया, इसलिए फिर वो उसको श्रद्धांजलि देने लगता है कि भाई ऊपर वाला तेरी आत्मा को शांति दे, तू हमेशा हमें याद रहेगा एक काइंड ट्रैप डिटेक्टर के रूप में। जब सुनते ही एरेटस को आया था कि और साले मरा नहीं हूं मैं जिंदा हूं। एनीवेज अभी अपने लोगों के सामने सिस्टम शो करता है कि एरेटस ने अभी जो कुछ भी झेला उसके चक्कर में उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है। यानी कि अब जो एरेटस है वो ट्रैप्स में आकर इजीली नहीं मरने वाला। बट ये जो चीजें अपने लोगों को काफी अजीब लग रही होती है, बिकॉज एरेटस को समन किया गया और वो मर मर के स्ट्रॉन्ग बनना है। हाँ, अगर वो किसी से फाइट करे और स्ट्रॉन्ग बने तो वो बात अलग है, बट मरकर स्ट्रॉन्ग बनना ये क्या बात हो गई भाई। और अभी क्योंकि ये सब सोच रहे हो अपना लोंडा एरेटस को घूर रहा होता तो एरेटस भी बोलता है मुझे क्यों घूर रहा है भाई। अभी अपना लोंडा देता है, क्या बात है यार, तू तो कुछ ज्यादा इनक्रेडिबल निकला, मेरी सोच से भी ज्यादा इनक्रेडिबल है भाई तू तो। जब सुनते एरेटस ब्लश करना शुरू कर देता कि भाई अब मुझे फाइनली कुछ रिवार्ड मिलेगा, बट अपना लोंडा उसको एक सिंगल थैंक्स भी नहीं बोलता और सीधा जाने लगता है इग्नोर मारकर। जिस वजह से एरेटस भड़क जाता है कि साले तू बहुत बुरा मास्टर है। हाँ भाई मैं मानता हूँ कि मैं एक अनडेड हूँ, बट हमारे भी कुछ राइट्स और ये तू जो कर रहा है ना ये उनके खिलाफ है, साला वायलेंस है वायलेंस। पर अपने लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो उसको अनसमन कर देता है। जो देखकर ऑफकोर्स एडी को काफी बुरा लगता है। टाइजन को बोलते भाई तू बहुत ही पत्थर दिल इंसान है यार। खैर फाइनली ये लोग उस जगह पर पहुंचे होते हैं जहाँ पर वो हिडन सीक्रेट छुपा हुआ है, बट वहाँ पर उनको क्या मिलता है, ये बड़ा सा पत्थर। जो टाइजन को समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई ये बड़ा सा पत्थर आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है। और तो ये बात वो उस पत्थर पे हाथ रखते हुए बोल रहा होता है, जिस वजह से पता नहीं कैसे बट पत्थर एक्टिवेट हो जाता है। एंड हमें पता चलता है कि पत्थर असल में एक बॉक्स था, लाइक जो हिडन आइटम है वो उसके अंदर है। और जिस जगह पर टाइजन ने हाथ रखा था वो जगह एक गेट की तरह खुल जाती है, जिसके अंदर होता है ये रेलिक ब्रेसलेट, जो कि उन्हें रेलिक्स को सिंबलाइज कर रहा है जो कि इविल लॉर्ड के पास थे। एंड ये बात टाइजन भी समझ जाता है, इसलिए हेडी सेड कि भाई वो इसको किसी एक्सपर्ट के पास जाकर दिखाएगा ताकि पता चल पाए कि ये कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है। और तो ये सारा एक्सपेंसिव निकले, इस चक्कर में प्रे करना शुरू कर देते कि भाई प्लीज 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 मैं चाहता हूँ कि तू दुनिया का सबसे पावरफुल और एक्सपेंसिव आइटम निकले। तभी एडी उसे बताती कि भाई टाइजन तो ये सब करने की जरूरत नहीं है और ना ही तो ये किसी एक्सपर्ट को ढूंढने की जरूरत है। जो टाइजन को समझ में नहीं आता कि भाई एडी किस बारे में बात कर रही है। एडी किस बारे में बात कर रही है, इसके लिए वो अपने पास से एक ऐप निकालती है जिसका नाम है आइटम स्कैन। बेसिकली इस ऐप का काम है किसी भी आइटम को स्कैन करेगी और बताएगी कि वो कितनी पावरफुल और कितनी एक्सपेंसिव है और तो उसकी जो स्पेशलिटीज है वो क्या है। जब टाइजन भड़क जाता है कि ये बात तो मुझे अभी क्यों बता रही है। बट अगर तुम लोगों को याद है तो एडी ने ये बात उसको ऑलरेडी बताकर रखी है कि उसने कई सारी एप्स को डाउनलोड करा है और बस इसीलिए फिर वो टाइजन के ऊपर भड़क जाती है कि साले मैंने तो ये बताकर रखा है पहले से ही। टाइजन ने हाँ सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गया था इस बारे में। एनीवेज अभी ये लोग इस आइटम को स्कैन करते हैं एंड इन्हें पता चलता है कि ये आइटम असल में एक एक्सप्लोसिव टीयर का है, यानी कि ना ए टीयर ना बी टीयर, कोई एक्सप्लोसिव टीयर है जो कि क्या होती है मुझे नहीं मालूम। और तो ये जो ब्रेसलेट है ये इविल लॉर्ड ने बनाया था, इसलिए ये जो है वैम्पायर्स की जितनी भी स्किल्स है ये उनको एनहेंस कर सकता है। साथ ही जो इसके पास वैम्पायर एलिगेंस स्किल है जो कि 8 ईयर की है, उससे यूजर अपने बाउंड्स यानी कि जख्म को हील भी कर सकता है। बट एक कंडीशन है कि वो जख्म ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, लाइक हाथ पैर टूट गया, हड्डी टूट गई तो ये उसे हील नहीं करने वाली। अगर छोटे मोटे जख्म है तो ये उनको इजीली हील कर देगी, जिसके लिए कोई माना भी कंज्यूम नहीं करने वाली। और जो वैम्पायर की सेकंड स्किल है वैम्पायर एनहेंसमेंट, उससे अपना लोंडा किसी का भी माइंड कंट्रोल कर पाएगा। बट वो जो बंदा है वीक होना चाहिए, लाइक अगर वो बंदा बी टीयर या ए टीयर का हुआ तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और ये जो इसके लिए माना कि 50 पॉइंट एटलीस्ट कंज्यूम करेगी, जिस वजह से टाइजन काफी खुश होता है, लाइक उछलना शुरू कर देता है कि उसको इतनी अच्छी चीज मिल गई यहाँ पर आकर। तभी एडी की इसमें लिखा है कि ये सिर्फ वीक ह्यूमंस के अगेंस्ट ही यूज कर सकते हैं अपन, यानी कि वीक ह्यूमंस ही इससे हिप्नोटाइज हो पाएंगे। तो क्या तूने सोचा इस बारे में कि तू इसका यूज कहाँ करने वाला है? उनके टाइजन से भला मुझे ये सब सोचने की क्या जरूरत है? मेरी बात सुन, इस दुनिया में बिलियंस ऑफ पीपल्स हैं एंड जरूरी नहीं है कि हर एक पर्सन स्ट्रॉन्ग ही हो। जब उनका एडी के पसीने छूट जाते हैं समझ में आ जाता है टाइजन क्या करना चाहता है, इसलिए वो उससे समझाती है कि एक आम इंसान के अगेंस्ट इसको यूज करना ये गलत नहीं होगा। टाइजन उसे बोलता है देख भाई एडी तुझे कोई आइडिया नहीं है दुनिया कैसी है, बस इतना समझ ले कि इंसान जो है मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। वेल इस बात पर मैं अग्री करता हूँ कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर असल में इंसान ही है। वेल अभी हम देखते हैं कि कोई तो है जो टाइजन के ऊपर नजर रखे हुए एंड वॉकी टॉकी पे एक बंदा उसको ऑर्डर दे रहा होता है कि अपने स्किल्स का यूज कर और मार दे उसको जाकर। देन ये अपने एक स्किल का यूज करता है जो कि एस टीयर की साइलेंट वेल, इससे काइंड ऑफ इनविंसिबल हो जाता है। हमें तो ये दिखाई दे रही है बट टाइजन को नहीं दिखाई दे रहा होता है, इसलिए वो टाइजन के सामने इजीली जाकर खड़ा हो जाता है और तो ये एडी को भी नजर नहीं आ रहा है। फिर अभी ये अपने मन में यही सोच रहा होता है कि भाई अगर ये बंदा डी टीयर पे ही होता ना तो ज्यादा सही रहता, मरता नहीं। बट क्योंकि इसने बी टीयर के एग्जाम में कुछ ज्यादा ही हाईएस्ट स्कोर बना लिया है, जिस वजह से लोगों को इसने अट्रैक्ट कर लिया और उनमें से किसी ने इसके ऊपर ये असेशन छोड़ दिया है। इसलिए ये बंदा टाइजन को बस मारने जा रहा होता है, तभी टाइजन इसके मुंह पे लात दे मारता है, जिस वजह से ऑफकोर्स इस असेशन को समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई टाइजन को कैसे पता चल गया मेरे बारे में। बट टाइजन की बातों से तो नहीं लग रहा कि उसको कुछ पता चला है घंटा इसके
बारे में। उसे तो ये भी नहीं पता भाई अचानक से उसने हिट किसको कर दिया। क्या मतलब सिस्टम ने टाइजन को इंस्टिक्ट भी प्रोवाइड करे। भाई वो बंदा वो टाइजन के बारे में कुछ चोरी बनाया जा रहा है कि भाई मुझे किसी ने नहीं बताया कि इसके पास डिटेक्शन स्किल भी है। तभी टाइजन को अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर कोई तो इनविंसिबल आया है, इसलिए वो आवाज लगाकर उसको बाहर आने को बोल रहा होता है। हंसते हुए उसको माना से कवर कर देता है कि बेटा अगर तू बाहर ना आया ना तो मैं तो ये तब तक कूटने वाला हूँ जब तक तू मर ना जाए। ये बोलते ही टाइजन उसके अंदर एक अंधाधुन लात मारता जो कि कनेक्ट भी हो जाती है एंड वो इनविंसिबल से विजिबल हो जाता है, जिसके बाद फिर तो टाइजन उसके ऊपर बिना रुके गोमू के लिंक का यूज कर देता है कम पावर के साथ। बट वो बंदा इतना वीक होता है कि उसकी इसमें ही हालत खराब हो जाती है, रोना शुरू कर देते भाई प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे जाने दे। टाइजन है इतनी जल्दी हमें साले अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। अरे यार समझ में नहीं आता साला आजकल के बच्चे कितने सॉफ्ट हो गए। चल कोई ना यार, जब तू सामने आएगा है तो अब बारी आ गई है इंट्रोडक्शन की। तो मुझे बता तू कौन है, कहाँ से आया और तुझे किसने भेजा है। और टाइजन से और ना पीठे इस चक्कर में बेचारा डरता डरता बता देता कि भाई मेरा नाम जोंगचुल हान है, मैं रेड हाउंड से आया हूँ। जैसे टाइजन थोड़ा सोच में पड़ जाता कि भाई कहीं तो सुना है इसके बारे में। तभी उसे याद आता है कि रेड हाउंड असल में एक क्रिमिनल्स का ग्रुप है जिन्हें लोग पैसे देकर हायर करते हैं ताकि वो हंटर्स को असैसिनेट कर सके। साला ये इतना हट तो नहीं होना चाहिए था बोलने में। फिर तभी टाइजन उसकी कॉलर पकड़ के बोलता है कि अगर तुम क्रिमिनल्स गैंग को मुझसे क्या काम। भाई मुझे नहीं पता, मैं तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ, तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दे। तभी टाइजन तो तुझे लगता है तू मुझे हुतिया बनकर चुप बना देगा, बट बेटा टेंशन न ले, तेरे अंदर की इन्फॉर्मेशन तो मैं तेरे से ऐसे ही निकलवाऊंगा। ये बोलते वो उसको हिप्नोटाइज करने वाली स्किल का यूज करता है। मुझे नहीं पता कि भाई उसने कैसे इन्फॉर्मेशन निकलवाई है, लेकिन इसके बाद ही हम देखते कि उसके कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीजें निकल लेंगे। ब्रो टाइजन व्हाट आर यू डूइंग विद हिम। एनीवेज इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मेल के बाहर पर और हमें पता चलता है कि ये बंदा यहाँ पर अकेला नहीं आया था, बल्कि इसके साथ दो और लोग आए थे जो कि इसी के भाई हैं। ये उसका सबसे बड़ा भाई जोंगपिल हान, दूसरा वाला ये बीच का भाई जिसका नाम है जोंगसियो हान। ये दोनों अभी अपने छोटे भाई का वेट कर रहे होते हैं कि भाई आखिर इतना टाइम क्यों लगा दिया उसने, जबकि वो तो काफी एक्सपीरियंस है तो उसको इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। देखो इनका भाई कहाँ है वो हमें पता है, बट उसको इतना टाइम क्यों लग रहा है वो हमें नहीं मालूम। एनीवेज अभी इनके तब बोलते ही टाइजन उनके छोटे भाई को घसीटता हुआ वहाँ पर लेकर आ जाता है कि जोंगपिल, जोंगसियो एंड जोंगचियोल, तुम तीनों भाइयों ने एक साथ अपनी एबिलिटीज को अवेकन किया है एंड तुमने करने के लिए ये काम को सिलेक्ट करा। बेटा अगर ये बात ना तुम्हारे मरे हुए बाप बाप को पता चलती ना वो दोबारा कवर के अंदर घुस जाते। इन दोनों को गुस्सा आता है कि एक तो इनके छोटे भाई का याल कर दिया, ऊपर से इनके माँ बाप के बारे में भी कुछ टेंशन बक रहा है, बट साथ ही वो ये भी समझ जाते कि भाई अगर इस बंदे को इतना सब कुछ पता चल गया है तो इसका मतलब इनके छोटे भाई ने इसके सामने सब कुछ बक दिया। टाइजन भी उन्हें हाँ कर देता कि भाई हाँ इसी ने बताया, बट इसको कुछ ज्यादा मालूम नहीं था, तो इसीलिए अब मैं तुम दोनों से निकलवाने के लिए। जो सुनने का जो मिडिल ब्रदर है वो तो अपने छोटे भाई के ऊपर चलटकने लगता है, साले ने सब कुछ बता दिया, बट बड़ा भाई वो ज्यादा समझदार है, वो उसे रोकते हुए बोलता है कि ना भाई हमारा भाई भले छोटा है बट वो एक प्रोफेशनल है, इस जैसा बंदा उससे कुछ भी इजीली नहीं निकलवा पाने वाला। देन वो समझ जाता है कि टाइजन ने उसके ऊपर माइंड करप्शन टेक्निक का यूज किया है, जो सुनने टाइजन काफी इंप्रेस होता है इसको और उसको थम्स अप दिखाता है, बट ये थम्स अप थोड़ा बिलर टाइप का समझ जाओ क्यों, टाइजन ने थम्स अप थोड़ा मिडिल फिंगर टाइप का बनाया है। ये देखने का जरा तुम एडी का रिएक्शन देखना भाई टाइजन के साथ रहते रहते ये बीमारी इसको भी लगे जा रही है। एंड ऑफ कोर्स अभी ये लोग टाइजन की हरकत देखकर उस पे भड़क जाते हैं एंड वो जो बड़ा भाई है वो अपनी स्पेयर टेक्निक का यूज करते हुए बोल रहा होता है टाइजन तू आज यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने वाला। एंड टाइजन बकले भाई जो तुझे बकना है। जोंगचुल टाइजन को बताना शुरू कर देता है कि अब जिस मूव का मैं तेरे ऊपर यूज करने वाला हूँ ना बेटा उसको परफेक्ट करने के लिए मेरे सालों बिताए एंड इस मूव का नाम है शैडो डिकैपिटा। ये पूरा भी नहीं कर पाता उससे पहले टाइजन उसके मुंह पे एक घुसंडे मारता और ब्रो का गेम ओवर। जो देखने का जो मिडिल ब्रदर है उसके पटकर चार हो जाती है भाई, इसने तो एक ही घुसंड के अंदर उसको निपटा दिया। टाइजन उससे बोलता है सुन मेरा नंबर 2 देख भाई वो क्या है ना मेरे पास माना की कमी है इस टाइम पर, तो बेहतर रहेगा कि तू सबको सच सच उगलना शुरू कर दे अगर तुझे अपना हाल तेरे बड़े भाई जैसा नहीं करवाना तो। एंड ये वो डर के मारे उसको सब कुछ सच सच बता देता है कि कैसे कैसे ये कहाँ गए, कैसे इन्होंने क्या किया, वो सब कुछ। जिनमें से सबसे पहले तो ये सब बताता है कि जैसे तैसे कर पहले तो हंटर एसोसिएशन HQ में घुसे यानी कि हेडक्वार्टर में, एंड वहाँ पर जाकर उन्होंने सबसे पहले तो ये पता लगाया कि टाइजन आखिर किस डंजन में जाने वाला है, जिसके बाद ये लोग सीधे उसी डंजन के पास पहुंचे क्लीन अप क्रू बनकर। एंड वहाँ पर इन्हें पता चला कि सारे हंटर्स तो वापस आ गए बट टाइजन वो अब भी डंजन के अंदर ही है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग टाइजन को सीधा डंजन में जाकर ही मारेंगे। एंड अभी ये जो सारी बातें टाइजन ने इन दोनों को भी बता दी होती है यानी CEO और टाइपिंगमा को। एंड इस टाइम पर ये लोग अजूर लोटस की मीटिंग रूम में, एंड जो कुछ भी अभी टाइजन ने बताया उसके लिए ये अभी खुद को ब्लेम दे रही होती है कि सब कुछ मेरे वजह से हुआ, मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया, ज्यादा ध्यान नहीं बरता। इवन मैंने मिथोस से भी कंफर्म करा था कि जिस डंजन में टाइजन जा रहा है वो सेफ तो है ना, बट फिर भी ये सब कुछ होगा तो ये किसकी गलती, मेरी गलती है। तभी टाइजन ने समझा था कि देखिए मास्टर CEO इसमें आपकी गलती नहीं है, और वैसे भी मुझे पता था कि कोई ना कोई तो मेरे पीछे आएगा ही, बट इतनी जल्दी आ जाएगा मैंने वो नहीं सोचा था। तभी वो जो होरेंग के गिल्ड मास्टर टाइप होंगे वो भड़क पड़ते हैं, उन हराम खोरों की हिम्मत कैसी, उन हराम खोरों की वजह से मेरा जीवन और तुम्हारी शेर दोनों की जान खतरे में पड़ गई। टाइजन वो
दिमाग काम हो गया भाई, साला मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं जा रहा हूँ अभी उनसे पता करने की आखिर कौन है उनके पीछे। तभी टाइजन से सर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी पता लगा लिया कि आखिर उनका क्लाइंट कौन था। जो सुनने का इन दोनों की शक्लें बन जाती है कि भाई इतनी जल्दी पता लगा लिया तूने। टाइजन में लिखे अरे वो बहुत आसान था उनसे निकलवाना। तो सुनने के बाद सीईओ गुस्से में आए थे कि बता वो कौन हरामखोर है जो उनके पीछे था। बट इसका जो एक्सप्रेशन था अभी थोड़ी देर पहले का वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लाइक तुमने मूवीज या एनीमे में देखा होगा कि ऐसे एक्सप्रेशन इंसान के तब बनते जब वो खुद उस कांड के अंदर इन्वॉल्व हो। बट देखो मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक कि ये होगी उनके अंदर, बिकॉज इसकी खुद की गिल्ड मेंबर की जान खतरे में पड़ी थी, तो ऐसा तो कोई नहीं होगा ना कि खुद ही के लोगों की जान खतरे में डाल दे। एनीवेज अभी टाइजन उनको बता देता है कि इनके पीछे योनसू भाई ये डेड फैंटम का गिल्ड मास्टर। जो सुनने का ये दोनों शॉक हो जाते हैं, बिकॉज जो डेड फैंटम गिल्ड है वो पूरे नेशन की गिल्ड की रैंकिंग में 7th नंबर पर आता, पहले वो 30th नंबर पर था। बट वो लोग जो काला जादू स्टीरॉइड ये सब का यूज करते हैं, इस चक्कर में वो लोग सीधा 7th नंबर पर आ गए। और तो इन लोगों को हमेशा से लगता था कि वो लोग कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि कभी उनके अगेंस्ट प्रूफ नहीं मिला, इस चक्कर में ये लोग कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आज टाइजन खुद एक सबूत बनकर आया है, लेकर भी आए वो तीनों भाइयों को, इसलिए ये दोनों डिसाइड कि सीधा उनके अंदर जाकर घुस जाते हैं। एंड सीईओ वो वहां पर पूरे गिल्ड मेंबर्स के साथ जाएगी, वहीं टाइप वो बस अकेले जाने वाले उनको मारने के लिए। एंड ये बंदा फिर तो जोश में आ जाता है। तभी टाइजन उनसे बोलता है अगर आपको बुरा ना माने तो क्या मैं भी आपके साथ चलूं, बिकॉज वो क्या है ना मुझे उस बंदे का फेस देखना जो मेरी जान लेना चाहता था। एंड इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है डेड फैंटम के हेडक्वार्टर पर, जहाँ पर पूरी बिल्डिंग ही हिल गई होती है, बिकॉज टाइपिंग वो तोड़फोड़ मचा रहे वहां पर आकर। और तो कई असिस्टेंट इनको रोकने का ट्राई भी कर रहा, बट तुम्हें लगता है वो लोग टिक पाएंगे इसके सामने? एनीवेज अभी जो पीछे खड़ा बंदा होता है वो बोल रहा होता है भाई आखिर आप ये सब क्यों कर रहे हो, हमने तो आपका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। तभी सीईओ आकर उनसे बोलती है कि भाई ये बात तुम अपने गिल्ड मास्टर से जाकर क्यों नहीं पूछते। एंड इस टाइम पर वो अपने गिल्ड के पूरे विजार्ड्स को उठाकर लेकर आ गई है, और तो बोल रही होती कि बेटा जल्दी से उस हरामखोर को हमारे सामने लेकर आओ वरना भूल जाओ तुम्हारी इस बिल्डिंग को। ये बोलते हुए अपने मेंबर्स को ऑर्डर देती है और एक ही सेकंड के अंदर बिल्डिंग का आधा हिस्सा ही गायब। भाई इनका गिल्ड मास्टर इतना सब कुछ यहाँ पर हो रहा है और वो क्या कर रहा है अभी हम उसी पर आते हैं। हम देखते हैं इस टाइम पर उसने डर के मारे खुद को एक लॉकर के अंदर बंद कर लिया होता है, यहाँ पर पैसे लेकर भागने की फिराक में बैठा हुआ है और बोल रहा होता है कि भाई अगर हम उस हराम को टाइजन के पीछे ना गए होते तो आज हमारा ये हाल ना होता। तभी इसके पीछे से इसको कुछ टूटने की आवाज आती है और ये पीछे मुड़कर देखता है कि शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। टाइजन इस टाइम पर उस लॉकर को चीर कर ही अंदर घुसना शुरू कर देता है। देखने का इस बेचारे की बड़ी आती कि भाई ये क्या बना है। वहीं टाइजन वो अपनी गंदी शक्ल बनाते बोल रहा था बेटा जिसको तू ढूंढ रहा है वो मैं हूँ। भाई लिटरली अगर कोई आधी रात को मेरे सामने इस तरीके से आ जाए मैं मुंह दूंगा, भाई लिटरली मुंह दूंगा। इसके बाद ये टाइजन से पूछता है कि भाई तुझे कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ, तू वही कैसे ढूंढ लिया। टाइजन लगा रहे कुछ नहीं भाई वो तो मैं बस यहाँ से गुजर रहा था मैंने ढूंढ लिया तुझे। और तो वो क्या है ना मैं ढूंढने में काफी एक्सपर्ट भी हूँ। देखो इसको पता है कि इसकी पक्का लगने वाली है, इसलिए टाइजन को लालच देने लगता कि भाई देख तो ये पैसा चाहिए ये ले, देख इतना नहीं मैं तो और भी ज्यादा दूंगा। बिल्कुल सही, जो तू अभी तू सामने देख रहा है ना मैं उसका डबल दूंगा, डबल। बस एक बार मुझे यहाँ से निकल जान दे। एंड ऑफ कोर्स इतना सारा पैसा और सोना देखने के बाद इस हरामखोर के मुंह से लार बहना शुरू हो जाती है। बट वो तो अच्छा है कि उसके साथ एडी भी तो वो उसको होश में ले आती है। टाइजन जरा होश में आ, जबकि टाइजन थोड़ा खुद को संभालते हुए बोलता है बेटा तुझे क्या लगता है मैं तेरी ये पैसों की चालाकी में फंस जाऊंगा? अरे मुझे फंसा था कि ऐसा कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। आगे टाइजन उससे पूछता है कि देख भाई मुझे बस इतना जानना है कि बी टियर के एग्जाम के पीछे तू अकेला तो बिल्कुल नहीं था, और तो मैंने ऑलरेडी काफी कुछ पता लगा लिया, तो सराफत से सब कुछ सच सच बता दे। बट ये बोलता है कि भाई एग्जाम में वो सब गड़बड़ करना है ये सिर्फ मेरा अकेले का प्लान था और किसी का नहीं, ये मेरा खुद का आइडिया था। एंड ऑफ कोर्स तुम समझ गए कि किसी को बचा रहा है। टाइजन उसे ये बात पता है कि ये उसको इजीली नहीं बताने वाला, इसलिए ही डिसाइड कि बेटा पहले तो मैं तो ये कुत्ते की तरह पीटूंगा, उसके बाद जाकर तो ये एसोसिएशन के हवाले करूंगा। जिसके बाद आपको तो गुस्सा आया था और ये टाइजन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है कि साले तुझे क्या लगता है मैं यहाँ पर तुझसे डर रहा हूँ? अबे घंटा मुझे जिनसे टेंशन हो रही थी वो तो वो दोनों गिल्ड मास्टर है, तेरे जैसा डी टियर का हंटर मुझे डराएगा अबे तू। ये बोलते ही वो अपना कुछ डार्क मैजिक का यूज करता है जिसे डार्क मैटर कहते हैं। एंड ये देखने का टाइजन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, वेल ये कुछ ज्यादा स्पेशल टेक्निक है। एंड टाइजन को ऐसा देखकर ये उससे बोलने लगता है हाँ भाई तो कैसा लगा बता कैसा लग रहा है तुझे? तो बेटा बता अब भी मेरा ऑफर एक्सेप्ट करेगा या? जिसका टाइजन लगा हाँ भाई मुझे तेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जब उनका एडी से साले पागल हो गया है क्या? वेल टाइजन ऐसा क्यों कर रहा है? बिकॉज जिस डार्क मैटर का यूज है ना योनसू कर रहा है वो असल में एक बहुत ही ओवर पावर मैजिक है। लाइक ये एक एस टियर की स्केल है और तो इसकी कोई वीकनेस भी नहीं है, साथ ही आसपास से एनर्जी ऑब्जर्व करके और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इवन अगर कोई इसके ऊपर एनर्जी अटैक का यूज करता है तो ये उसको भी ऑब्जर्व कर लेता है। एंड फिजिकल अटैक वो इस पर काम नहीं करते। इधर टाइजन तो इस फाइट को अवॉइड करने का सोच रहा होता है बाय, तो वो पता है ये हरामखोर ऐसे नहीं रुकने वाला है, इसलिए ये भी रेडी हो जाता है अपने फायरवॉल के साथ उसको मारने के लिए, बिकॉज उसने पता लगा लिया है कि जिस डार्क मैटर का ये यूज कर रहा है वो असल में फेक है। जो सुनकर इसके पसीने छूट जाते हैं साले क्या बकवास कर रहा है, तो ये पता भी है मैं डार्क मैटर का यूज कर रहा हूँ, तेरी तो वाइट लग जाएगी। टाइजन बेटा इससे तू एवरेज हंटर्स को तो बेवकूफ बना देगा, बड़ी मैं हूँ टाइजन ली, मेरी आंखों को धोखा देना इतना आसान नहीं है। वेल क्यों नहीं है? बिकॉज टाइजन इस टाइम पर स्कैनर का यूज कर रहा है। बट होल्ड अप,
स्कैनर तो सिर्फ आइटम स्कैन करने के लिए था ना, क्या मतलब वो अपोनेंट की स्किल भी स्कैन कर सकता है? वाह यार, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। फिर अभी हमें बताया जाता है कि योनसो ने आखिर डार्क मैटर का यूज कैसे करा। देखो, उसके पास एक स्किल है जो कि बी रैंक की है और उसका नाम है प्रोजेक्शन। तो तुम समझ जाओ, उसने डार्क मैटर का यूज नहीं करा था, असल में उसने बस उसका एक प्रोजेक्शन बनाया था, यानी होलोग्राम। और इसलिए टाइजन बस उसके ऊपर एक बहुत ही हल्का सा अटैक यूज करता है फायरबॉल का। एंड ये साला इतना भी वो एक अटैक इसकी हालत खराब कर देता है, साला पड़कना शुरू कर देता है कि आग, साला मादर को आग लग गए। जो देखकर टाइजन भी लाइक, भाई ये इतना वीक अटैक था कि इससे किसी को घंटा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। साला ये कितना वीक है कि इसको असर हो रहा है। इसलिए फिर टाइजन थोड़ा सा उसके ऊपर रहम करता है, उसकी आग बुझा देता है पानी डालकर। एंड हाँ, वो उस पे भी यूज करने वाला है अपनी करप्शन टेक्निक को। और तो इसके बाद उसने क्या बताया वो हमें नहीं दिखाया जाता, बट अभी के लिए हम बिल्डिंग का भी बाहर से देखते हैं और बिल्डिंग की कुछ ऐसी हालत हो गई है। एंड मैंने अभी नोटिस करा, इसको थोड़ा सही एंगल से देखने पर ऐसा नहीं लग रहा जैसे गीगा चाट बना दिया इसका। एनीवेज अभी हम देखते हैं टाइजन ने योनसो को इन लोगों के हवाले कर दिया होता है, और क्योंकि टाइजन ने उसे अकेले पकड़ा इसलिए टाइपिंग में उसकी पीठ बजाया जा रहा था कि शाबाश तूने इसको अकेले पकड़ लिया, क्या बात है। जिससे बेचारे टाइजन की पीठ में दर्द उड़ जाता है। इसके टाइपिंग में भी लाइक भाई लगता है मुझे इन लोगों के साथ थोड़ी नरमी बरतना चाहिए थी, मेरे को ज्यादा ही तबाही मचा दी यहाँ पर। एंड ब्रो, मैंने अभी एक बंदे को देखा भाई, इसके पैर गायब है, क्या मतलब इसका कि टाइपिंग मारने लोगों को जान से भी मार दिया है। वेल क्या है वो तो पता नहीं। अभी के लिए टाइजन उनसे सीओ के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। टाइपिंग में उसे बताते हैं कि वो असल में गिल्ड मास्टर के ऑफिस के अंदर घुसी है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। एंड उनके ये बोलते हैं वो एक पोर्टल से वहाँ पर आ भी जाती है। देखा शैतान का नाम लिया और शैतान आ दे। देन आगे वो मास्टर सीओ से पूछते हैं हाँ तो भाई तुझे कुछ मिला उनके बारे में। एंड ये उनको काफी कुछ मिल गया। वो उन्हें बताती है कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे एग्जाम एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के कई सारे हाई रैंकिंग ऑफिसर्स भी हैं। जो टाइपिंग में बोलते भाई मुझे लगाई था ये हरामखोर तो इसके पीछे जरूर होंगे। आगे टाइपिंग में उनसे बोलते हैं तुझे किसी गिल्ड या किसी हंटर के बारे में पता लगा क्या? बिकॉज हो सकता है कि इसके पीछे कोई और गिल्ड भी हो, बट सीओ ने मना कर देते कि नहीं इसके पीछे सिर्फ योनसो ही है। एंड ये जो कुछ भी किया है ये सिर्फ पैसों की लालच में किया गया है। जो टाइपिंग में काफी गुस्सा आता है, साले हरामखोर सिर्फ पैसों की लालच में इतने नीचे तक गिर गए। एंड इसीलिए वो योनसो को सबक सिखाने के लिए उसका कान पकड़कर वहां से गिरफ्तार हुए लेकर चले जाते हैं। भाई योनसो भी लगे मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दे। भाई टाइपिंग में वो ना सुनते, वो उसको ले जाते वहां से। जिसके बाद जो अपने सीईओ है वो टाइजन की काफी तारीफ भी करती है कि भाई उसको तूने अकेले हराया, इवन तूने ये तक पता लगा दिया कि उसने बेसमेंट के अंदर कुछ सीक्रेट छुपा कर रखा हुआ है। तूने हमारी काफी हेल्प करी, हमने इतना इमेजिन नहीं किया था कि तू हमारे लिए इतना सब कुछ करेगा। टाइजन से कह रहे नहीं मैंने ये बस खुद के लिए किया है, मैं तो बस उस बंदे को एक्सपोज करना चाहता था जो इसके पीछे। जिसने कहा सीईओ भी शॉक की, क्या मतलब कोई और भी है इसके पीछे? टाइजन ने बोलता कि देखो मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कोई और है या नहीं, बट मुझे इतना तो मालूम है कि योनसो ये सब अकेला नहीं कर सकता, कि उसने अकेले ही नेक्रोमेंसी डार्क मैजिक का भी यूज कर लिया, हिटमैन्स को भी हायर कर लिया, जो कि एक अकेले इंसान के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। एंड मुझे पक्का यकीन है कि इसके पीछे किसी का तो हाथ है, एंड मैं उसे ढूंढकर इंसाफ जरूर करूंगा। जो सुनकर सीईओ भी लाइक क्या बात है भाई, मैंने तो सही ये सब चीजों की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं करी थी, मुझे नहीं पता था कि तेरे ऐसे बंदे के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस होगा। देन वो उससे कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन देकर पूछती है तो क्या तूने ढूंढ निकाला कि कौन है उसके पीछे? भाई पहले मेरा जो शक था इसके ऊपर वो सिर्फ 10% था, बट अब जो मेरा शक है ना इसके ऊपर 50% हो चुका है, यानी कि इसके इविल निकलने के चांसेस 50-50 हैं। बट भाई पर्सनली मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये निकले, बिकॉज ये ना बहुत ही ज्यादा स्मेशेबल है। एनीवेज टाइजन इनको नहीं बताता है, बल्कि यहीं से सीन शिफ्ट होता है इस बंदे पर जो कि योनसो की बर्बादी के बारे में न्यूज में पढ़ रहा होता है। एंड इस बंदे का नाम है योंगबिन गो और ये रेडियंट ब्रेथ का गिल्ड मास्टर है। एंड ये उन्हीं बंदों में से एक है जो योनसो का साथ दे रहे थे, इसलिए इसकी फटना शुरू हो जाती है भाई अब योनसो पकड़ा गया, अब मेरी बारी। तभी वहाँ पर उसका एक बंदा आया था जिसका नाम है योंगताई चो, एंड ये रेडियंट ब्रेथ का डेप्यूटी गिल्ड मास्टर है। एंड ये यहाँ पर योंगबिन को ये बताने के लिए आया कि बाहर कोई इसका वेट कर रहा है। जो सुनने का इसके फिर और पसीने छूटने लगता है, वो उससे पूछता है कि भाई वो कोई अजुर लोटस या होरिंग गिल्ड का तो मेंबर नहीं है ना? एंड ही सेज वो उसने मास्क पहनकर रखा है तो मुझे नहीं मालूम वो कहाँ का है, बट उसने बस मुझसे इतना कहा है कि तुझे फ्लाइंग फ्लाईवर्ड का मालूम होगा। वेल ये क्या ये मुझे नहीं मालूम, बट ये सुनने का इसका मुंह खुल जाता है। एंड वो बोलता उससे इमीडिएटली यहाँ पर लेकर आ। एंड मन ही मन में इसके चल रहा होता भाई एक मिनट क्या योनसो ने मेरे बारे में भी उगल दिया क्या इसके सामने? बट मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ ज्यादा पता चला होगा इससे। तभी हम देखते हैं वो बंदा भी अंदर आ जाता है, एंड वो बंदा और कोई नहीं बल्कि अपना टाइजुन है, जो देखने का देखते फिर पसीना छूटना शुरू हो जाता है भाई अब ये यहाँ पर क्यों आया है। बट अभी के लिए टाइजुन को थोड़ा अपनी मरी हुई आवाज में हंसते हुए वेलकम करता है कि क्या बात है खुद टाइजुन ली यहाँ पर आए, अरे खड़े खाओ को बैठिए। भाई मन ही मन में इसको लग रहा होता है कि टाइजुन यहाँ पर शायद से इसको ब्लैकमेल करने के लिए आया है। वहीं टाइजुन वो यहाँ पर क्या करने को आया उसे भाड़ में जान दो। साला अभी इस बंदे ने इसको इतने प्यार से बोला आकर बैठ जाइए, बट हीटर साला पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है।
जो देखने के बाद एडी के भी पसीने छूट रहा है। और भाई ये बंदा क्या कर रहा है भाई। इवन इन लोगों को भी लग रहा होता है भाई ये बंदा पागल हो गया है क्या। इसलिए योंगमिन जल्दी से योंगताई को ऑर्डर देता है कि भाई इसको रोक। भाई टाइजुन हो भाई ये बंदा करना क्या चाह रहा है। अभी टाइजुन पता नहीं क्यों बट पागलों की तरह हंसते हुए अपने हाथ तो केवल पूरे कमरे के चक्कर काट रहा होता है। जो देखकर एडी बेचारी भी चिल्ला रही होती है भाई टाइजुन क्या हो गया, होश में आ तू। बट टाइजुन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता, इसलिए गुस्से में आकर योंगताई उसके पेट में घुसंडे मारता है। लेकिन टाइजुन को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो बोल रहा था क्या बात है भाई, डेप्यूटी लीडर से मैंने यही उम्मीद करी थी। यू रियली पोजेस इम्प्रेसिव फिजिकल स्ट्रेंथ जिससे तू मुझे रोक पाया। एंड साथ ही तेरे पास एक शार्प इंस्टिंक्ट भी है जिससे तुझे डिसीजन लेने में आसानी हुई कि मेरी मूवमेंट को रोकने के लिए बेस्ट स्किल कौन सी होगी। भाई देखो टाइजुन की बातों को थोड़ा भाड़ में जान दो। अभी इस टाइम पर हम 21 चैप्टर पे हैं एंड पहली बार हम एडी को फाइट करते हुए देख रहे हैं टाइजुन के लिए। और तो उसके सारे पंचे उसके आर पार जा रहे हैं बट वो एटलीस्ट ट्राई तो कर रही है ना। एंड इससे एक चीज और समझ में आ गई कि एडी सिर्फ टाइजुन को टच कर सकती है और टाइजुन अपनी एडी को, व्हिच मीन साला आवाज को ज्यादा ही भारी करके खींच दी। एनीवेज अभी टाइजुन उनको बताता है कि वो इनका एंट्रेंस टेस्ट ले रहा था एंड मुझे घंटा कोई आइडिया नहीं है कि किस चीज का टेस्ट ले रहा था। अभी के लिए टाइजुन फाइनली अपने पैरों पे खड़ा होता हुआ खुद को इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ, बीटीआर का हंटर टाइजुन ली। और अभी जो कि उसने एंट्रेंस टेस्ट का बोला है ना वो सुनने का योंगमिन भी शॉक्ड हो जाता है भाई ये कौन सा टेस्ट था एंड क्या मतलब है इसका। टाइजुन उन्हें बताता है वो क्या है ना, मैं बस जानना चाहता था कि क्या तुम्हारा गिल्ड इतना केपेबल है कि मैं उसको ज्वाइन कर सकूं, इसलिए मैं बस देखना चाहता था कि जब मैं ऐसी हरकत करूंगा तो तू कैसा रिस्पॉन्स देने वाला है। जो सुनने के बाद योंगमिन भी लगे भाई ये बंदा एक नंबर का बेवकूफ है। भाई योंगताई उसका दिमाग खराब होने लगता है, साले तो ये मालूम भी है तू इस टाइम पर किस जगह पर खड़ा है, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तेरे ऐसे घटिया से लोग बस नींद से उठो और आ गए, ये नेक्रोमेंसी की जगह है। अगर तुम्हें नेक्रोमेंसी नहीं आती है तो तुम्हारे यहाँ पर कोई जगह नहीं है। जो सुनने के टाइजुन का काफी मजाक उड़ाता है कि भाई क्या बकवास लगा रखा है नेक्रोमेंसी। अब जाकर समझ में आया कि आखिरकार तुम्हारा गिल्ड जोकर बनकर क्यों रह गया। जो सुनने के बाद ऑफ कोर्स योंगताई को काफी गुस्सा आता है बट तभी टाइजुन उनसे पूछता है एक बात बताओ कि रेडिएंट ब्रेथ की लेगेसी क्या है। एंड इनके आंसर करने से पहले टाइजुन खुद ही आंसर करना शुरू कर देता है कि रेडिएंट ब्रेथ का जो फाउंडर था उनका नाम था ज्योनो गो। गाइस प्लीज मुझे बता देना मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं, बिकॉज मुझे लग रहा है ये ज्योनो गो लिखा हुआ है। एनीवेज जो ज्योनो गो थे उन्होंने सिर्फ अकेले अपने ब्लड मैजिक के दम पर पूरे गिल्ड को नीचे से उठाकर सीधा टॉप पर लेकर गए। इवन उन्होंने लोगों के डार्क मैजिक और नेक्रोमेंसी के देखने का नजरिया ही बदल दिया। वो अपने डार्क मैजिक और ब्लड मैजिक और नेक्रोमेंसी इन सब का यूज करके लोगों की हेल्प करा करते थे एंड ऐसे ही करके वो आ गए कोरिया की टॉप 5 गिल्ड की लिस्ट में। बट इन हरामखोरों ने क्या किया, वो लेजेंडरी मास्टर की इज्जत पूरी मिट्टी में मिलाकर रख दी, पूरे गिल्ड को बदनाम कर दिया, इवन बैंकक्रप्ट अलग कर दिया। इसलिए फिर टाइजुन योंगताई को थोड़ा साइड कर सीधा योंगमिन के पास जाने लगता है और उससे बोल रहा होता है कि देख भाई जब कोई जिंदगी में तुम्हें नींबू दे तो उसका तुम्हें मजेदार नींबू पानी बनाकर पी जाना चाहिए। एंड यहाँ पर मैं हूँ तुम्हारा सबसे बड़ा नींबू एंड मेरे साथ ये गिल्ड दोबारा से रिवाइव हो जाएगा, बट उससे पहले जरा ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर। वेट अ सेकंड भाई ये क्या देख रहा हूँ भाई मैं, ये बंदा तो अब लोइड की ट्रिक्स भी यूज कर रहा है और तो उसके अंदर क्या लेगा वो तुम्हें अभी पता चलेगा। बट अभी के लिए जैसे ही योंगमिन वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है उसका मुंह खुल जाता है। जो देखकर योंगताई आज क्या कुछ गड़बड़ है क्या, बट योंगमिन उसे मना कर देता नहीं सब सही है, यहाँ पर सब सही है। और तुम जरा टाइजुन को देखना भाई ये बंदा इसका बहुत गंदा स्कीम करने वाला है। करने क्या वाला भाई कर ही दिया। हमें बताया जाता है कि जब टाइजुन ने योंसु को अपने कंट्रोल में कर लिया था तब उसने उससे सारी डिटेल्स निकलवा ली थी, इवन जो लोग इसके पीछे थे उनके एविडेंस भी ले लिए थे। एंड जो योंगमिन है उसने योंसु के साथ वो बीटीआर के एग्जाम के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था एंड इस टाइम पर वो कॉन्ट्रैक्ट इसकी सारी डिटेल्स टाइजुन के हाथ में। टाइजुन लाइक बेटा देख कर यार साइन कर जल्दी इधर साइन कर। एंड उस बेचारे को ना चाहते हुए साइन करना पड़ता है। एंड उसके जाने का जब ये बात योंगताई को पता चलती है वो योंगमिन पे भड़कने लगता है, तेरा दिमाग खराब हो गया था, तूने एक ऐसे बंदे को जिसको नेक्रोमेंसी तक नहीं आती उसको गिल्ड में आने दिया। योंगमिन उसे शांत कराने का ट्राई करता, देख भाई शांत हो जा। वो बंदा भले ही अजीब दिखता हो बट वो बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड मुझे लगता है कि उसकी हेल्प से हमारा गिल्ड वापस से पहले ऐसा हो जाएगा। जब सुनकर योंगताई थोड़ा सा शांत होता है कि भाई ठीक है ये सब तो, बट वो हमसे कुछ ज्यादा ही डिमांड कर रहा है। बस मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों के बारे में, बट मेक श्योर कि तू उसको नेक्रोमेंसी जरूर सिखा देना, अदरवाइज आई विल मेक हिम रिग्रेट एवर जॉइनिंग अस ड्यूरिंग द इनिशिएशन। बेसिकली टाइजुन को इनका गिल्ड ज्वाइन करने के लिए पहले एक टेस्ट पास करना पड़ेगा एंड ये बोल रहा है अगर टाइजुन ने नेक्रोमेंसी नहीं सीखी तो ये उस टेस्ट के अंदर उसकी माँ बहन कर देगा। खैर अभी के लिए सीन शिफ्ट होता है टाइजुन के अपार्टमेंट पर जहाँ पर टाइजुन बड़े ही आराम से कॉफी पी रहा होता है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर। तभी एडी आकर उससे बोलते हैं भाई ये सपनों की दुनिया से बाहर निकल, रिसेंटली तुझे टारगेट किया गया है तो तुझे तो थोड़ा और अलर्ट रहना चाहिए। जो उनका टाइजुन भी लाइक नादान बच्चे शांत हो जा, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजी है और मेरी एक बात को याद रख, मैं बिना प्लान के कभी भी चिल नहीं मारता। भाई अपनी एडी को इस पर यकीन नहीं कि इसके पास कोई प्लान भी है। जिसके बाद टाइजुन उसको अपने हाथ
हाथ में पहनी हुई एक रिंग दिखाता है एंड ये रिंग असल में उसने उन असैसिन से ली थी जो उसको मारने के लिए डंजन में आए थे। बेसिकली इस रिंग का काम ये है कि जो कोई भी इस रिंग को पहनता है ये उसकी पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से चेंज कर देती है। लाइक खुद को तो तुम नॉर्मल दिखाई दोगे बट दूसरों को तुम कोई और ही नजर आओगे एंड यही रीजन था कि वो तीनों बिना किसी दिक्कत के हेडक्वार्टर में घुस गए थे। और हाँ, मैंने बताया नहीं तुम्हें, ये एक एयर रिंग का आइटम है। एनीवेज ये सुनकर एडी भी काफी रिलैक्स हो जाती है कि अब उसे टाइजन की और ज्यादा टेंशन नहीं लेनी होगी एंड टाइजन लाइक ये मैं भी फुल एंजॉय करने वाला हूँ। आगे एडी आज की भाई तूने अचानक से रेडियंट रेड को ज्वाइन करने का कैसे डिसाइड कर लिया जबकि इतने सारे बड़े बड़े गिल्ड तुझको ऑफर कर रहे हैं। टाइजन वो इसलिए बिकॉज वो बाकी जो गिल्ड है ना उनके अंदर प्रॉब्लम है। लाइक अगर कोई भी कोई आता है तुम्हें जानना होगा, हर हाल में जानना होगा। इवन जो नेता है उनकी भी कुत्ता गुलामी करना पड़ेगी तुम्हें। वो तुम्हें जब बुलाएंगे तब तुम्हें उनके कुत्ता गुलामी करने जानना होगा। बट रेडियंट रेड वो 22nd नंबर पर आता है और इसलिए मुझे नहीं लगता कोई भी नेता या कोई भी उसको बुलाना चाहेगा। और तो जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया था उसके थ्रू पूरी टर्म्स पे मैंने अपना कंट्रोल ले लिया है। जब तुमने कहते एडी को समझ में आ जाता है काहे अपने लुंडे ने उस गिल्ड को ज्वाइन करा। आगे एडी से पूछती है तो बता अभी का तेरा प्लान क्या है। ज्यादा कुछ खास नहीं, बस शॉपिंग करना। जब उनका एडी भी ओ भाई तू शॉपिंग करेगा टाइम से। हाँ तो इसमें इतना हैरानी वाली बात क्या है। एडी उसे बोलती है भाई मुझे नहीं मालूम था कि तेरे जैसे कंजूस भी शॉपिंग करते हैं। जब उनका टाइजन उसे रिप्लाई देता है कि भाई पैसे कमाने का मतलब ही क्या अगर आप उसको खर्च ही ना कर सको। वेल या दैट्स द गुड पॉइंट। खैर तो इसके बाद सीधे ये लोग पहुंच जाते हैं शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में। टाइजन एडी को बता रहा होता है कि ये नेशन का सबसे बड़ा हंटर एक्सक्लूसिव मार्केट है जहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। और तो इसमें हर एक चीज के लिए एक फ्लोर है। लाइक इवेंट हॉल के लिए अलग, एसेसरीज के लिए अलग, आर्मर वेपन के लिए अलग, खाने पीने लॉन्च का अलग, कल्चर सेंटर अलग और सबसे ऊपर है वीआईपी लॉन्च। और तो सबसे बड़ी बात हर हफ्ते यहाँ पर कोई ना कोई रेयर आइटम आता ही है और इसीलिए ये है बिगेस्ट शॉपिंग मॉल फॉर हंटर जिसे वो लोग हंटर्स ट्रेजर ट्रोप करके भी बुलाते हैं। जो सुनकर एडी भी तालियां बजाने लगती है कि भाई क्या बात है क्या बात है, बड़ा मजेदार मॉल है। तो फिर ये लोग जल्दी से उस मॉल के अंदर जाने लगते हैं ताकि कोई अच्छा सा आइटम ढूंढ कर खरीद सके। बट तभी टाइजन के पीछे से एक लेडी उसको आवाज लगाती है जो कि अपनी लग्जरी कार में से नीचे उतर रही होती है। और तो इतनी लग्जरी है कि भाई उसके अंदर खाने पीने का सामान भी दिखाई दे रहा है मुझे। एनीवेज अभी ये उतरते साथ ही टाइजन के पास आकर बोलती है भाई क्या बात है, मैंने तेरे बारे में काफी सुना अपने बड़े भाई से, आज पहली बार तुझसे मिलने का भी मौका मिल गया, मुझे काफी खुशी हो रही है। टाइजन वो सब तो ठीक है बट एक बात तो बताइए आप कौन हो। देन वो टाइजन को खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है कि वो है येरिन चा, मिथोस की रियल गिल्ड मास्टर। यानी कि वो जो अपने डेप्यूटी गिल्ड मास्टर थे ना शियोन छा, जो टाइजन के काफी पीछे पड़े हुए थे, ये उनकी छोटी बहन है। एंड जैसे ये बात टाइजन को पता चलती है वो एकदम से शॉक्ड रहता है। हाँ भाई आपसे भी मिलकर मुझे खुशी हुई। देन ही आपकी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिर मिथोस की गिल्ड मास्टर यहाँ पर क्या कर रही है। देन शी सेड ओ हाँ अच्छा तुझे नहीं पता होगा, वो क्या है शॉपिंग मॉल की ओनर मैं ही हूँ, मैं हर हफ्ते यहाँ पर नई चीजों को इंस्पेक्ट करने के लिए आती रहती हूँ इसलिए आई हूँ। जैसे ही टाइजन को ये बात पता चलती है उसका मुंह बढ़ जाता है और तो लोंडा ये तक सोचने लगता है भाई मैं भी मुझे इन लोगों को ज्वाइन कर लेना चाहिए पहली फुर्सत में। एनीवेज अभी के लिए टाइजन से थोड़ा सा माफी मांगता है कि वो क्या है मैंने आपको पहचानना नहीं था। जो उनका शी मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, तेरी गलती नहीं है, वो क्या है मैं ज्यादा स्पॉटलाइट में रहना पसंद भी नहीं करती। एनीवेज मुझे तुमसे एक बात पूछना है मिस्टर टाइजन, क्या अभी के लिए आप फ्री हो। होल्ड अप ब्रो, ये बात बोलते हुए ब्लश कर रही है। क्या मतलब भाई अपने लड़के ने बिना कुछ के ये 2 लड़कियों का दिल जीत लिया है। वहीं लॉयड वो बेचारा कि उसको कोई भाव नहीं देता एक्सेप्ट द क्वीन। अभी के लिए टाइजन को बताती है कि इसने टाइजन के बारे में जो कुछ भी सुना है वो इसके बड़े भाई और सियोना से सुना है कि इसने उन लोगों की काफी हेल्प करी, इवन ये ना होता तो वो लोग भी यहाँ ना होते और इसलिए टाइजन का एहसान चुकाना चाहती है। बट टाइजन उसे मना कर देता कि भाई मैंने कोई एहसान के लिए नहीं करा था, भाई इसकी जगह लॉयड होता ना पहली फुर्सत में एहसान क्या आप तो सब कुछ चुका दो। बट अपने लड़ने की मुझसे ये सुनने के बाद वो थोड़ा और ब्लश करना शुरू कर देती है। देन वो अपने पर्स से एक वीवीआईपी कार्ड निकालकर उससे बोलती है कि मैं तो सोच रही थी कि तुझे मॉल में तो कोई भी एक आइटम फ्री कर दूं, वो भी वीआईपी एक्सक्लूसिव आइटम में से। बट कोई ना, अब जब तूने मना कर दिया तो अब मैं भी क्या ही कर सकती हूँ। एनीवेज मुझे माफ कर देना बिकॉज मैंने तेरा टाइम बर्बाद कर दिया। ये बोलते ही वो वहां से जाने लगते तब टाइजन उनके कंधे पे हाथ रखकर बोलता है एक सेकंड, मैं भी मुझे देख लेना चाहिए कि आखिर मॉल में कौन कौन से नए प्रोडक्ट आए। एंड ये बोलते हुए अपना लोंडा नोज ब्लीडिंग कर रहा होता है। अगर तुम लोगों ने एनीमे मानवा देखे तो तुम्हें मालूम होगा नोज ब्लीडिंग कब होती है। बट अपना लोंडा तो अलग ही है भाई, आइटम्स के बारे में सोच सोच के नोज ब्लीडिंग कर रहा है। खैर तो टाइजन फाइनली उसकी बात मान लेता है और उसके साथ चला जाता है। साथ ही वो लिफ्ट में टाइजन से काफी सारी बातें भी कर रही होती है। भाई मैंने तो काफी ज्यादा इमेजिन करा था बट तुम तो बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी मैन निकले। मुझे तो लगा था कि तेरे अंदर से मुझे कुछ इनक्रेडिबल सा ऑरा निकलता वो दिखेगा बट ना, तू काफी अलग है। जब टाइजन से बोलता है भाई मुझे माफ करना अगर मैंने आपको डिसअपॉइंट किया हो। ना ऐसी बात नहीं है, आई लाइक यू मोर बिकॉज यू आर सो ऑर्डिनरी। एंड ये बोलते हुए वो अगेन ब्लश कर रही है तो तुम समझ जाओ। और अभी जो इसने ये बात बोली होती है वो उससे एकदम से पलट जाती है बिकॉज सियोना को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। एनीवेज
फाइनली ये लोग टॉप फ्लोर पर आ जाते हैं जहाँ पर सिर्फ वीआईपी कस्टमर्स ही आ सकते हैं। एंड यहाँ पर काफी ज्यादा रेयर आइटम्स थे जो देखने का टाइजन लाइक भाई क्या बात है, ये औरत तो काफी कमाल की निकली और तो उसके मुंह में पानी तक आने लगता है ये आइटम्स को देखकर। तो इसी आज हाँ तो बताइए कि आपको कुछ पसंद आया इनमें से? अभी तो नहीं आया, मुझे खेत देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या है। बट हाँ एक चीज है जो यहाँ पर मुझे अट्रैक्ट कर रही है एंड वो है वो सारे आइटम। अगर आप बुरा ना माने तो बताएंगे वो क्या है? जो शेबिल है वाह तुम्हारा टेस्ट तो काफी इंटरेस्टिंग है। देन वो उसे बताती है वहाँ पर जो कोई भी आइटम्स रखे वो सबकी सब उन लेजेंडरी गिल्ड मास्टर्स के जो कि फाउंडर्स रह चुके हैं, लाइक अज़ूर लोटस, होयरैंग, मीथोस। भाई मुझे यहाँ पर मीथोस का तो नहीं पता बट यहाँ पर दो लोग मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं। लाइक पहले तो अज़ूर लोटस की जो फाउंडर है वो ये स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह नहीं दिख रहे एंड दूसरा वाला है होयरैंग गिल्ड का फाउंडर। भाई अगर तुम लोगों में से किसी ने सोलो लेवलिंग गेम खेल रहा है तो उसके अंदर जो थॉमस आंद्रे का कैरेक्टर है भाई ये उसकी तरह नहीं दिख रहा। एनीवेज आगे ये उससे बताती है कि ये सारी चीजें यहाँ पर उनकी यादों के तौर पर रखी गई हैं। साथ ही ये सारे आइटम हिस्ट्री का पार्ट भी हैं और तो ये सारे आइटम ही खराब हो चुका है, अब इनका यूज नहीं किया जा सकता। इसलिए टाइजन को मना कर देती है कि ये आइटम असल में बेचने के लिए नहीं है, तो बेहतर रहेगा कि तुम कुछ और ढूंढ लो। तभी एरिन का सेक्रेटरी आकर उसको बताता है कि जो सेजाई का डेप्यूटी गिल्ड मास्टर है वो आ चुका है। एंड जैसे उसे ये बात पता चलती है वो जल्दी टाइजन को सॉरी बोलकर वहाँ से निकल लेती है कि उसको एक मीटिंग में जाना है। देन टाइजन भी उन्हें बो डाउन करते हुए बोलता है अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर आपका वेट कर लूंगा। तभी एडी से भाई इतना मत चुप, पीठ में दर्द उड़ जाएगा। टाइजन लाइक चुप करे यार, कभी कभी करना पड़ता है। एनीवेज अभी टाइजन का दिल आ गया वो होयरैंग गिल्ड मास्टर के गाउंटलेट्स पर एंड एडी पता लगाती है कि अब पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं, मतलब अब इनका यूज नहीं किया जा सकता। बट भाई टाइजन को उसको इसके अंदर और भी चीजें नजर आ रही होती हैं, लाइक ये जो गॉन्टलेट्स हैं ये राइजिंग ड्रैगन स्किल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। एंड तभी एक जैकपॉट भी लग जाता है कि सिस्टम उसको एक कोर क्वेस्ट पकड़ा देता है एंड वो क्वेस्ट ये है टाइजन को एक आइटम ढूंढना है जो कि उसकी स्किल को सिनर्जिस यानी एम्पलीफाई कर सके। बदले में वो स्टेटस विंडो का कोई एक फीचर अनलॉक कर पाएगा जो देखने का टाइजन को याद आता है कि भाई एक्सप्लोसिव ग्रोथ ने अभी तक उसको एक भी ऐसा क्वेस्ट नहीं दिया है जो कि उसके लिए इम्पॉसिबल हो। जितने भी क्वेस्ट दिए वो सबके सब ऐसे थे कि टाइजन आसानी से कर सके और अभी जो क्वेस्ट दिया है वो भी बहुत इजी है। इसलिए टाइजन डिसाइड कि भाई उसके सामने जो गॉन्टलेट रखे अगर उनको ठीक कर लिया जाए तो फिर उसका काम चुटकियों में हो जाएगा। बट दिक्कत है कि येरिन उसको ये आइटम नहीं देने वाली। इधर टाइजन अपनी गंदी सी शकल बनाकर बोल रहा होता मास्टर साहब प्लीज ये आइटम मुझे दे दीजिए, मैं आपके बदले में कुछ भी करूंगा, मैं आपको कुत्ता तक बनने को तैयार हूँ। वाह वाह ये बंदा ये कुछ अलग ही लेवल पर है। मैं कह सकता हूँ कि ब्रो कैन कॉम्पीट विथ लोइड को उसका असली कॉम्पिटिटर मिल ही गया। अभी टाइजन कुत्ते की तरह हरकतें करते हुए बोल रहा होता है कि मुझे ये आइटम चाहिए बट मैं उन्हें कैसे मनाऊं। तभी टाइजन को येरिन जिस मीटिंग में गई थी उसकी आवाजें आ रही होती हैं एंड वो समझ जाता है कि येरिन इस टाइम पर किसी प्रॉब्लम को फेस कर रही है, जिसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है मास्टर साहब प्रॉब्लम में है, इसलिए अगर वो उसको रेस्क्यू कर लेता है तो वो उसे गॉन्टलेट दे देगी और इसलिए फिर ये कुत्ते की तरह भागते हुए चाहता कि मास्टर साहब टेंशन मत लीजिए मैं आ रहा हूँ। देन हम आते येरिन की मीटिंग पर जहाँ पर येरिन का इस बंदे ने दिमाग खराब करके रख दिया होता है। इसका नाम है योंगसियोक के एंड ये सेजाई गिल्ड का डेप्यूटी मास्टर है। बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है मैं पहले तुम्हें वो समझा देता हूँ। देखो सेजाई गिल्ड का काम है मिले हुए आइटम्स को चेक करना, यानी कि जो आइटम है वो किस रैंक का है, उसकी स्पेशलिटीज क्या है, क्या स्किल्स है उसके अंदर एंड ये जो काम है वो पैसों में करते हैं। एंड जो येरिन है उसके पास इस हफ्ते बहुत सारे आइटम्स आ गए जिन्हें चेक करने के लिए ये लोग एक्स्ट्रा फीस मांग रहे हैं जो कि येरिन नहीं देना चाहती बिकॉज बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं ये लोग। तभी वहाँ पर टाइजन भी आ जाता है। देखकर योनसेक्स बोलता है भाई हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के अंदर, साले ये बंदा कौन है? देन वो टाइजन डर वो ये बोलता हो कि भाई क्या बात है बिजनेस मीटिंग चल रही है, मुझे बहुत पसंद है ये सब। ये बोलते हो वो सीधा उसके सामने आकर बैठ जाता मास्टर छा की कुर्सी पर कि चलो अब करते हैं बिजनेस की बात। जो देखकर ही आपके गिल्ड मास्टर छा आप बता सकते हैं कौन है? देन वो तो समझाने में लग जाती है। तभी टाइजन की नजर पड़ती है सामने रखे सामान पर एंड वो समझ जाते हैं कि सेजाई यहाँ पर इन आइटम्स को अप्रेस करने के लिए आया है। साथ ही वो बिना कुछ पता लगे ये तक पता लगा लेता है कि ये लोग यहाँ पर मास्टर छा से एक्स्ट्रा फीस डिमांड कर रहे हैं बिकॉज ये नेशन के टॉप अप्रेजल गिल्ड के अंदर आता है इसीलिए, और साथ ही एक्स्ट्रा फीस की डिमांड कर रहा है बिकॉज नेशन में ज्यादा अप्रेजल गिल्ड नहीं है और ना ही कोई ऐसा गिल्ड जो इनसे ज्यादा बेहतर काम करके दे सके। देखो सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहूंगा कि इन लोगों का काम क्या है, आइटम्स की स्पेशलिटीज बताना, जिसके अंदर ऑफकोर्स इनको घंटों या दिन तो लगते ही होंगे। बट भाई टाइजन के पास क्या है, उनका अल्टरनेटिव आइटम स्कैनर जो कि ये सारे काम सेकंड्स में कर देता है। तो या इनका गंदा वाला स्कैम होने वाला है। एनीवेज अभी तो टाइजन सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है इन लोगों से और कहता है मैं मास्टर शाह का लीगल एडवाइजर हूँ। तो चलिए बताइए मुझे कि आगे प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर। भाई एक सेकंड, ये कब होगा, ये लीगल एडवाइजर कब बन गया? इवन ये उसको भी समझ में नहीं आ रहा होता भाई ये करना क्या चाह रहा है। भाई योन से उसको लग रहा होता है कि क्या बात है भाई मेरे सामने भूतिया बंदा आकर बैठ गया, इसलिए उसको लग रहा होता है कि वो अपने टाइजन का स्कैम इजीली कर देगा। देन वो टाइजन को समझाने लगता है कि भाई देखो ये सारा आइटम्स यहाँ पर रखा है एंड मास्टर छा जाती है कि हम ये आइटम उनको एक दिन में अप्रेस करके दे दें एंड हम बोल रहे हैं कि भाई ये नामुमकिन है एक दिन में करना, इसीलिए हमें एक हफ्ता चाहिए। साथ ही आइटम इतना ज्यादा है कि भाई हमें और लोगों की डिमांड लगेगी, जिसका मतलब और ज्यादा फीस।
प्राइस, और क्योंकि आइटम भी ज्यादा एक्सपेंसिव है तो हमें और प्रॉब्लम आएगी। बस इसीलिए हम मास्टर शाह से कह रहे हैं कि उन्होंने जो डिपॉजिट करके रखा है उसका डबल कर दे। जो तुमने समझ में आ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो। बट यहाँ पर मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है, और वो ये है कि सेजाई तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है ना आइटम अप्रेजल करने में। हाँ बिल्कुल तो सही बोल रहा है। देन टाइजन सेज अगर ऐसी बात है तो फिर इतना रेप्यूटेबल गिल्ड इतने से सामान को अप्रेज करने के लिए पूरा 1 हफ्ता ले रहा है, और तुम खुद को एक्सपर्ट कहते हो। क्या बकवास लगा रखा है। अरे तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना अपना गिल्ड कहीं और लेकर भाग जाता। जिसने कहा था ऑफकोर्स उसको काफी गुस्सा आता और वो सीधा बोलता था भैया अगर ऐसी बात है तो आप जाकर कोई और दूसरे गिल्ड से ये काम क्यों नहीं करवा लेते। देन वो उनको थोड़ा सा ब्लैकमेल करने लगता है कि भाई ये जो आइटम है इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई ना तो पूरा आइटम ही बर्बाद हो जाएगा, कचरा बन जाएगा पूरी तरीके से। फिर ये इसलिए इसको अगर सही तरीके से करना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल अप्रेजर ही चाहिए। तो बताइए रिस्क लेना चाहेंगे या किसी प्रोफेशनल के हाथों करवाना चाहेंगे। एंड ये जो ट्रिक मास्टर साहब पर काम कर रही होती है इसलिए फिर वो टाइजन को रोक देती है कि भाई रहने दे, जो इनको चाहिए हम दे देंगे। जिसके बाद टाइजन उनको सॉरी बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तो बस आपका अच्छा करना चाहता था, बट मुझे लगता है मैंने यहाँ पर सब कुछ बिगाड़ दिया तो मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। एंड ये बोलते ही टाइजन वहाँ से मुंह लटकाता वो चला जाता है। जो देखकर इसको तो बड़ा मजा आ रहा होता है कि क्या बात है कर दिया इसके। ये इनके सामने भी डींगे आंकना शुरू कर देते कि अरे भाई मैंने कहा ना जितने प्रोफेशनल अप्रेजल हमारे यहाँ कहीं और हो ही नहीं सकते। एंड इसके ऐसा बोलते ही टाइजन वहाँ पर वापस आ जाता है कि मैं हूँ टाइजन ली, आपका न्यूली अपॉइंटेड आइटम अप्रेजल एक्सपर्ट। और अब तुम समझ ही गए होगे कि क्या होने वाला है। इसे लग रहा था कि ये कर देगा अपने लोंडे का स्कैम, बट अब अपना लोंडा बताएगा कि असली स्कैमर कौन है। अभी टाइजन आते साथ ही सबसे पहले तो आइटम चेक करने का एक्ट करता है कि तो ये है वो आइटम जिन्हें मुझे एग्जामिन करना है। अरे बहुत आसान है मिस्टर छा, 1 घंटे में पूरा काम कर दूंगा आपका। देन वो यूं सबको यहाँ से जाने को बोलता है कि मैं ये सारी ट्रिक्स और इन्फॉर्मेशन किसी एरे घेरे को नहीं दिखा सकता। जो सुनकर इसका दिमाग खराब हो जाता है कि साले तूने क्या बोला, मुझे हंसाने का ट्राई कर रहा है क्या। देख भाई मुझे नहीं पता कि तू लॉयर है या नहीं, बट जल्दी से अपने लिए एक लॉयर का इंतजाम कर ले, बिकॉज तू यहाँ पर झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, और अगर यही हरकत तू करता रहा ना तो बेटा मैं तेरे ऊपर फ्रॉड चार्जेस का केस लगा दूंगा। इसलिए बेहतर होगा कि यहाँ से पहली फुर्सत में निकल ले और जाकर अपने मम्मी के पल्लू में जाकर छुप जा। साला हम के बेवकूफ दिख रहे हैं, यहाँ पर मजाक लगा रखा है, 1 घंटे में काम करेगा। जिसके बाद ऑफ कोर्स टाइजन खुद का डिफेंस करेगा, इसलिए वो अपनी जेब में से एक नेकलेस टाइप का कुछ निकाल कर उसके सामने बोलता है कि मुझे एक बात बताओ कि इतने छोटे मोटे आइटम्स को अप्रेस करने में भला तुम्हें 1 हफ्ता कैसे लग सकता है, जबकि इसको अप्रेस करने में मुझे सिर्फ 10 सेकंड लगे। जिसका मतलब मैं हुआ ना तुमसे ज्यादा बेहतर अप्रेजर। जो सुनकर आपको योंगसेक को तो बिल्कुल यकीन नहीं आता, इसलिए वो अपने एक बंदे से बोलता है चेक करने को, बट टाइजन उसका हाथ पकड़ लेता है कि बेटा जिंदगी एक जुआ है, और अगर तुम्हें जुआ खेलना नहीं आता तो अपने हाथ दूर रखो। आगे टाइजन उठते हुए उससे बोलता है कि बेटा मैं खुद को ऐसे प्रूफ नहीं करने वाला, अगर तुझे वाकई में से चेक करना है तो कोई दाव बोल। जो सुनने के बाद पागलों की तरह हंसने लगता है कि साले तू चाहता है कि मैं इस पर बेट लगाऊं, तो चल ठीक है टाइजन ली, अगर तू ऐसे ही चाहता है तो यही सही। अगर तू यहाँ पर रखे जितने भी आइटम्स हैं उन सभी को 1 घंटे में अप्रेस कर लेता है तो मैं तुझे 1 बिलियन वोन्स दूंगा, और अगर नहीं तो तू मुझे देगा, और इसका प्रूफ रहेगा ये कॉन्ट्रैक्ट। फंस गया, बहुत गंदा वाला फंस गया। बट अपना टाइजन इतने पे नहीं रोकने वाला, वो कह कर लेने वाला है। टाइजन थोड़ा कपकपाने की एक्टिंग करते हुए उससे बोलता है 1 बिलियन को ज्यादा नहीं हो गए। जब योंगसुक ये देखता है कि टाइजन कपकपा रहा है तो वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। क्या हुआ बेटा, डर लग रहा है क्या? बेटा अब भी देर नहीं हुई है, माफी मांग और फुट ले यहाँ से। बट टाइजन उसे बोलता है ना 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 1 बिलियन तो बहुत ज्यादा है, बट मैं चाहता हूँ दाव थोड़ा और खतरनाक हो, इसीलिए चल इसके अंदर 10 बिलियन और ऐड कर। और फिर क्या इनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है साइन, एंड वो लोग 1 घंटे के लिए बाहर चले जाते हैं। और फिर ये अपने लोने को सुनाना शुरू कर देती है भाई तेरा दिमाग खराब होगा, तू भला इतने सारे आइटम्स को 1 घंटे में कैसे अप्रेस करने वाला है, और जरा बताएगा अगर तू हार गया तो इतना सारा अमाउंट तो कैसे पे करने वाला है। टाइजन उसे शांत करता है कि भाई मेरे पास प्लान है। देन वो अपने पास से एक आइटम निकालकर येरिन को चेक करने को बोलता है कि बताइए ये अप्रेस है या नहीं। एंड जैसे येरिन उसे चेक करती है वो देखती है कि आइटम फुल्ली अप्रेस्ड है, इवन उसके अंदर बोनस तक जोड़ दिया। जो देखने के बाद येरिन काफी शॉक्ड होती है कि तूने ये कैसे किया। वेल कैसे किया, आइटम स्कैनर से, बट वो येरिन को तो नहीं बताने वाला इस बारे में। अभी टाइजन के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, पहले उसको ये बात नहीं पता थी कि आइटम स्कैनर से अगर वो किसी चीज को अप्रेस करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन वो दूसरे भी चेक कर पाएंगे या नहीं। बट येरिन को चेक कराने के बाद उसे कंफर्म हो गया कि आइटम स्कैनर से जिस भी आइटम को अप्रेस किया जाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन दूसरे भी चेक कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ आई एम गोना बी रिच। अगर ऐसा ही अप्रेजल का काम चलता रहा मैं तो बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। अभी टाइजन अपने ख्याली पिलाओं में खोया होता है, वहीं येरिन उससे पूछ रहे होते भाई ये तूने खुद से किया है ना। टाइजन से बिल्कुल, और सिर्फ यही नहीं, जितनी देर आप उसको चेक करने में लगा रही थी उतनी देर में मैंने यहाँ पर रखे सभी आइटम्स को अप्रेस कर दिया है। जो सुनने के बाद येरिन का मुंह पड़ जाता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। टाइजन से अरे आप खुद क्यों नहीं चेक कर लेते। एंड जैसे येरिन उन सभी आइटम्स को चेक करती है वो देखती है कि टाइजन ने 1
1 घंटे से भी पहले सभी आइटम्स को अप्रेस कर दिया है, इवन बोनस तक ऐड कर दिया उनके अंदर। ये सब देखने के बाद बोल रही होती है भाई अगर इस कंट्री का एक्सपर्ट से भी एक्सपर्ट इन सबको अप्रेस करना चाहे तब भी वो 1 घंटे में तो बिल्कुल नहीं कर पाने वाला। बट टाइजुन ली तुमने इन सबको सिर्फ सेकंड्स में कर दिया। और हाँ, ये वाली बात उसने अपने मन में बोली होती है। एनीवेज, अभी ये बात जैसे ही योनसेक को पता चलती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं टाइजुन ले मुझे क्या हो गया, डर गया क्या बेटा, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, निकाल पैसे निकाल। देन वो अपनी गंदी सी शक्ल बनाकर उससे बोलता है कि बेटा मैंने तुझसे बोला था कि अगर तुम्हें जुआ खेलना नहीं आता तो इसमें तुम्हें हाथ नहीं डालना चाहिए। बट इससे तुझे कुछ तो सीखने को मिला। जिसके बाद योंगसुक को इतना गुस्सा आता है कि वो टाइजुन के ऊपर ही पट पड़ता है कि साले स्कैमर तूने मेरे साथ स्कैम किया है, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ स्कैम करने की, और सालो तुम सब मुझे मालूम है तुम सब भी इसके साथ ही शामिल हो, मैं तुम लोगों को ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तभी ये दिन उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती है, बेटा अपनी बकवास बंद कर, तूने देखा ना कि ये सभी आइटम फुल्ली अप्रेस्ड हैं, तो अब जल्दी से टाइजुन के अकाउंट में 10 बिलियन वोन्स डाल दे, और क्योंकि तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो तू इससे भाग भी नहीं सकता। जिसके बाद इसे समझ में आ जाता है कि इसने खुद ही के पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। वहीं टाइजुन भी उसके मजे लेने लगता कि बेटा निकाल पैसे निकाल। जिसके बाद बेचारा सदमे में चला जाता, घुटना पकड़ कर जाता कि ना मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। हाँ मुझे पता है ये जरूर एक सपना है, मैं बिलियंस ऑफ वोन्स चुटकियों में नहीं खो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। मेरी पलक झपकते ही मेरे 10 बिलियन वोन्स यहाँ से गायब हो गए ना, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मैं जरूर कोई सपना देख रहा हूँ, मैं सपने में हूँ, मैं जैसे आँख खोलूँ सब ठीक हो जाएगा। हाँ सब ठीक हो जाएगा। भाई टाइजन ने इसके साथ इतना गंदा स्कैम किया कि बेचारा पागल ही हो गया। टाइजन उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता इन सबसे, 10 बिलियन वोन्स चुटकी बजाती है और क्या चाहिए। भाई ये रिन पहले उसे थैंक्स बोलती है और फिर उससे बोलती है कि भाई तेरी स्किल्स वाकई में बहुत कमाल की हैं, अगर तू इस स्किल का यूज ऐसे ही करता रहा तो तू रातों रात पूरी अप्रेजल इंडस्ट्रीज को हिला सकता है। देख टाइजन, मैं तेरी स्किल्स को अच्छे से जान गई हूँ, बट फिर भी मुझे जानना कि तूने ये कैसे किया, बिकॉज ये इम्पॉसिबल है। जो सुनने का टाइजन पहले तो थोड़ा सा हिचकिचाता है कि आखिर वो इसको कैसे बताए, बट फिर वो उसे एक ऑफर करता है कि अगर ये रिन उसको होरेंग के फाउंडर के वो गॉन्टलेट्स दे देती है तो फिर वो उसको सब कुछ सच बता देगा। एंड ये सुनने पहले तो ये रिन थोड़ा सा हेजिटेट करती है कि ये सब पॉलिसीज के खिलाफ है, ब्ला ब्ला ब्ला, क्योंकि उसको जानना है कि आखिर टाइजन ने ये सब कैसे किया, इसीलिए वो मान जाती है। जब उनका टाइजन और एडी दोनों खुश, देन शी आस्क्स तो अब बता तूने इन सभी आइटम्स को कैसे अप्रेस किया। एंड टाइजन उसे क्या बताता है वो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभी के लिए जैसे ये रिन को सीक्रेट पता चलता है वो उसको वो काउंटलेट दे देती है, और साथ ही टाइजन वो जो 10 बिलियन वोन जीता था उससे वो और भी एक्सक्लूसिव आइटम खरीद लेता है, और फिर क्या खुशी का। और ये रिन वो भी पता नहीं क्यों सीक्रेट जानकर बहुत ज्यादा खुश है। तब उसका सेक्रेटरी उससे पूछता है तो मास्टर अच्छा आपको पता लगा कि वो कैसे अप्रेस करता है इन सभी आइटम्स को। शी सेज बिल्कुल, और देखकर ऐसा लगता है कि वो उन सभी आइटम्स की आवाज को सुन पाता है। वेल ये ऐसा क्यों बोल रही है, बिकॉज टाइजन ने उसे बताया कि अगर आइटम्स को तुम्हें सही से अप्रेस करना है तो बस सिंपली उनको अपने दिल से जोड़ लो। जो सुनकर ऑफकोर्स उसके सेक्रेटरी को भी यकीन नहीं आता कि ये पॉसिबल भी है। वहीं ये रिन उसको भी ये बात अच्छे से मालूम है कि टाइजन ने उसको सच नहीं बताया है, इसीलिए शी डिसाइड कि अब तो कुछ भी हो जाए मैं तुझे मिथोस में ज्वाइन करवा कर ही रहूंगी। और हाँ मुझे नहीं मालूम कि तुम लोगों ने ये चीज नोटिस करी या नहीं करी, बट मैंने देखा था कि इस पैनल के अंदर एनिमेटर ने गलती कर दी, उसने ये इनके सेक्रेटरी का हेड ही ड्रॉ नहीं करा, बिना सर का बंदा खड़ा कर दिया। भैया हम आगे थोड़ा सा एफर्ट डालना था और कुछ नहीं, या फिर पैनल ही छोटा कर देते सिंपल। बट नहीं, हमें तो पूरा पैनल दिखाना और ड्रॉ भी नहीं करना। एनीवेज वो काउंटलेट्स लेकर फाइनली अपना टाइजन घर पर आ गया होता है। ना भाई लोंडे को ये देखकर और कदम चल रहा है क्या भाई, लोंडा ये गॉन्टलेट्स के लिए इतना पागल हो जा रहा है कि पप्पियां चल रही हैं उसकी, तो जो देखकर एडी भी टाइजन ये बहुत ज्यादा हो रहा है। आगे एडी से बोलते हैं भाई तूने वो लेजेंडरी मास्टर का गॉन्टलेट तो हासिल कर लिया, बट क्या अब तू बताएगा तू इसको कैसे फिक्स करने वाला है। टाइजन पहले थोड़ा सोचता और बोलता मुझे नहीं पता, मुझे तो बस ये गॉन्टलेट मिल गया उतना काफी है। तभी एडी उससे बोलती भाई तू एक काम क्यों नहीं करता, तो इसे पर्सनल मार्केट के पोस्ट पे डाल दे, बिकॉज वहाँ पर कई सारे डायमेंशन से यूजर्स आते हैं, तो मे भी हो सकता है कि इसे ठीक करने का भी तरीका वहाँ पर मिल जाए। तो टाइजन उससे बोलता है कि ना वहाँ पर उस हरामखोर डीमन जैसे और भी लोग मिलेंगे, इसलिए मेहनत करने वाला अगेन लोग। होल्ड अप क्या मतलब अपना लोंडा वापस से पर्सनल मार्केट में जा सकता है? इसका मतलब डीमन ने जो इसको बैन करवाया था वो बैन इस पर नहीं लगा था, बल्कि वो डीमन पर लगा था। ब्रो इतना गंदा स्कैम हुआ उस डीमन के साथ, मुझे अब पता चला। भाई मुझे नहीं लगता कि ये हरकत होने के बाद वो डीमन अब किसी और के साथ हरकत करने वाला है। एनीवेज एडी उसे बताती है भाई तुझे वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, तू स्टेटस विंडो के थ्रू ही सब चीजों को पोस्ट कर सकता है। एंड ये बोलते हुए वो सिस्टम का वो पोस्ट मेन्यू उसके सामने खोल देती है। हाँ भाई क्यों नहीं, यूट्यूब इंस्टाग्राम ही बना दो ना पूरे सिस्टम को। भाई मुझे तो लग रहा है कि आगे चलकर कहीं ये ना हो कि अपना लोंडा इससे फोटो भी क्लिक कर रहा हो।
अभी टाइजन को जैसे ये चीज का पता चलता है वो पहली फुर्सत में गाउंटलेट को वहाँ पर पोस्ट कर देता है। और तो पता नहीं उसने कैसे पोस्ट करा बट कर दिया, बिकॉज मुझे तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी नजर नहीं आ रहा। एनीवेज अब क्योंकि ये काम इतनी जल्दी तो होने नहीं वाला है, इसलिए टाइजन डिसाइड जो आइटम वो खरीद कर लाया अब जरा उस पर फोकस कर लिया जाए। और तो वो इन सभी आइटम्स के लिए योंग सेओक को थैंक्स बोल रहा होता है कि साले उस बेवकूफ के चक्कर में मुझे इतना सब कुछ मिल गया। और हाँ, टाइजन ये भी बोल रहा होता है कि इसकी हेल्प से वो रेडियंट ब्रेथ को भी ज्वाइन कर पाएगा। तभी एडी नोटिस करते हैं कि भाई ये सारे आइटम्स तो सिर्फ होली टाइप्स के। होली टाइप्स का मतलब पाक और पवित्र, इसलिए एडी याद कि भाई रेडियंट ब्रेथ तो डार्क टाइप का गिल्ड है, तो क्या ये होली टाइप्स आइटम खरीदने के पीछे तेरा कोई रीजन था? तभी टाइजन से नादान बालक, तू बस एक तरफा चीज सोचती है, बट मैं टाइजन ली दोनों तरफ से देखता हूँ। देन टाइजन उसे बताता है कि देख उस टकले के साथ मेरा बहुत गंदा डुअल होने वाला है। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि उसके अंदर सिर्फ समन्स का यूज किया जाएगा, जिसे हराने के लिए ये आइटम बिल्कुल परफेक्ट है। जब उनका एडी उससे अगेन पूछती है कि भाई डुअल तो समन्स के बीच में होने वाली है, इसलिए यूजर थोड़ी ना इस आइटम का यूज कर सकता है। जिसने टाइजन उससे बोलता है भाई तू कुछ मत कर, बस चुपचाप बैठकर तमाशा दे। वेल टाइजन क्या करने वाला है वो तुम्हें पता चल जाएगा। अभी के लिए फाइनली वो दिन आ गया होता है जब टाइजन और योंगताई का डुअल होगा, इसीलिए हम आते रेडियंट ब्रेथ के हेडक्वार्टर पर, जहाँ पर योंगमिन अपने लुने का वेलकम कर रहा होता है। वहीं टाइजन वो उसको सॉरी बोल रहा होता है बिकॉज वो यहाँ पर कुछ ज्यादा जल्दी आ गया है। बट योंगमिन उसे बताता है कि ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर सब लोग जल्दी आ गए तुम दोनों का डुअल देखने के लिए, इसलिए हमने पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है। आगे योंगमिन उसे बताता है कि देख भाई तेरा डुअल होने वाला डेप्यूटी गिल्ड मास्टर के साथ, तो बेहतर होगा कि तू सिर्फ नेक्रोमेंसी का ही यूज करे, बिकॉज ये रेडियंट ब्रेथ की प्राइड है। प्राइड मीन परंपरा सम्मान। फाइनली योंगमिन अपने लोंडे को वहाँ पर लेकर आ गया होता है जहाँ पर इसका और टकले का डुअल होगा। और तो ये देखने के लिए पूरा रेडियंट ब्रेथ ही आया हुआ है। टाइजन जैसे डुअल के लिए जा रहा होता है सभी लोग इसका घूरना शुरू कर देते हैं। जो देखकर टाइजन भी सोच में पड़ जाता है कि भाई क्या होगा, ये सब मुझे क्यों घूरे जा रहे हैं। वहीं एडी उसको तो पता नहीं कोई देख भी नहीं सकता, फिर भी वो खुद को छुपा रही है। ये देखकर टाइजन को लग रहा होता है कि इन लोगों ने इन सबको बुलाया बिकॉज ये लोग इसको पब्लिकली ह्यूमिलेट करना चाहते हैं। बिकॉज इन्हें लग रहा होगा कि एक बी टियर का हंटर भला क्या ही नेक्रोमेंसी का यूज कर लेगा। तभी एडी टाइजन के कान में आकर पूछती है कि भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबके बाल क्यों नहीं है। जैसे टाइजन लग में भी हो सकता है कि इनका गिल्ड ज्वाइन करने का टकला होना पड़े, ऐसा कुछ। जब सुनने के बाद टाइजन को एडी टकला इमेजिन करने लगती है कि क्या मतलब तुझे भी टकला होना पड़ेगा। नहीं खैर अब ये लोग फाइनली मैदान में आ गए होते हैं। योंगताई अपने लोंडे को नहीं योंगताई नहीं बोलते, टकला अपने लोंडे को रूल समझाने लगता है कि देख भाई जो बैटल्स होगी वो सिर्फ समन्स के बीच में होगी, समनर एक दूसरे से फाइट नहीं कर सकते हैं। टाइजन से भाई मैं सब समझ गया, चलो शुरू करते हैं। बट टकला उसे बोल देता है ना, एक कंडीशन पर। मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि अगर तू जीत गया तो तू हमारे गिल्ड में आ जाएगा, बट अगर मैं जीता और तू हारा तो तू अपनी पूरी जिंदगी मेरे गिल्ड को सर्व करेगा। जो सुनने के बाद एडी के तो पसीने छूट गए, बट टाइजन अब भी काम है। टाइजन अभी अपने मन में यही सोच रहा होता है कि भाई जिस तरीके से ये बंदा हरकतें करता है, भले ही डेप्यूटी गिल्ड मास्टर बट पूरे गिल्ड पर इसी का कंट्रोल चलता है। इवन बजट ऑपरेशन सब इसी के अंडर में। यही रीजन है कि ये गिल्ड कभी आगे नहीं बढ़ पाया बल्कि और पीछे चला गया, बिकॉज ये इस गिल्ड के एक पैरासाइट की तरह है जो सबको अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है। इसलिए वो टाइजन मुझसे बोलता है कि भाई अगर ऐसी बात है तो फिर मेरी भी एक कंडीशन हो रही है, और वो ये है अगर मैं जीता तो डेप्यूटी गिल्ड मास्टर की पोजीशन तू मुझे दे देगा, और साथ ही तेरे जितने भी गिल्ड मेंबर्स हैं उन्हें जितना भी फाइनेंशियल डैमेज हुआ उसका कंपनसेशन तू उन्हें देगा। क्यों सही नहीं बोल रहा मैं? और हो सकता है कि ये सुनने के लोगों में भी थोड़ा जोश आ जाए, एंड वाकई में ये होता भी है। अभी ये बात सुनने का सबके सब टाइजन की साइड होने लगते हैं, जो सुनकर इसको काफी गुस्सा आता है। ये पहली फुर्सत में अपना समन बुला लेता है कि क्या का फाइनेंशियल डैमेज मैं भरूंगा? अबे चल बेटा, रेडियंट ब्रेथ जो इतना स्ट्रॉन्ग बना है ना वो सिर्फ मेरे बलबूते पे बना है, सिर्फ मेरे। ये बोलते हम देखते कि होता है जो कि 8 ईयर का है, एंड इसका नाम है डेथ नाइट। भाई ये लोएट फ्रंटियरा के हेल नाइट से सिमिलर क्यों लग रहा है मुझे? खैर अभी ये टाइजन से बोलता है कि बेटा अब तेरी बारी, दिखा तेरे पास कौन सा सामान है, या फिर तू नेक्रोमेंसी यूज कर भी नहीं सकता। ये सुनते ही टाइजन अपने पास से इरेटस की स्टाफ निकालता है एंड बोलता है कम फोर्थ इरेटस। एंड जैसे इरेटस सामने आता सब लोग हैरान हो जाते हैं, भाई स्केलेटन वॉरियर ये भला डेथ नाइट का कर लेगा। इरेटस को देखने का ये तखला भी हंसने लगता है, साले क्या मजाक लगा रखा है, स्केलेटन वॉरियर को तू मेरे डेथ नाइट के अगेंस्ट यूज करेगा। बट मे भी तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया हो कि इरेटस इस टाइम पर पूरे वेपन्स लेकर आया, जितने भी होली वेपन्स थे, एंड होली वेपन्स असल में डार्क मैजिक को बहुत ज्यादा कमजोर कर देते हैं। बट अब सोचने वाली बात ये है कि इरेटस एक डार्क टाइप का स्केलेटन है, तो होली वेपन्स का वाला वो कैसे यूज करेगा ये तुम्हें इंटरेस्टिंग लगने वाला है देखना, बिकॉज अब इरेटस जो है वो डार्क टाइप नहीं रहा है, वो क्या बन गया तुम्हें पता चलेगा। एनीवेज अभी अपना लोंडा इरेटस को अटैक करने को बोलता है, इरेटस भी लाइक ठीक है मालिक समझ गया। एंड होल्ड अप भाई, होली वेपन पकड़ाने वाली बात तो समझ में आती है, बट ये टकले पे क्या लगा दिया फूल, भाई इसकी क्या जरूरत थी। अभी इरेटस अपने लोंडे के कहने पे उसके ऊपर अटैक करता है अपनी होली वेपन से, और एक ही अटैक में डेथ नाइट को सीधा आधा कर देता है, जो देखकर टकला भी शॉक्ड कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। वही टाइजन होते बोल रहे हैं मुझे पता ही था यही होगा। नाउ द पावर ऑफ द लाइट इज गोइंग टू बर्न यू अलाइव। डैम भाई, इतने वक्त बाद मुझे इसके अंदर एक बेंगर लाइन देखने को मिली है। एनीवेज अभी वो इरेटस से पूछता है, इरेटस बता तुझे तेरे गियर्स कैसे लगे? इरेटस बोल रहा था मालिक गियर्स तो अच्छे
हैं, बट मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। जो उनका टाइजन उससे बोलता है, अरे भाई किसको टेंशन है, तू तो बस जाकर उस एनीमे को खत्म कर। जो सुनते ही इरेटस पहली फुर्सत में अपने पास से एक होली स्टाफ निकालता है, जिसे देखने का टकले के पसीने छूटने लगता है कि भाई वे ये कैसे पॉसिबल है, एक डार्क टाइप का स्केलेटन होली वेपन्स पकड़े हुए। तभी हमें जो नरेटर है वो समझाते थोड़ा एलिमेंट्स के बारे में, कि इस वर्ल्ड के अंदर 5-6 एलिमेंट्स है और हर एक एलिमेंट के अंदर माना एग्जिस्ट करता है, और अगर तुम सही तरीके से एलिमेंट का यूज करते हो तो बेटल तुम्हारे हत्ते होगी। आगे वो हमें बताते हैं कि इरेटस तो असल में डार्क टाइप का स्केलेटन है, बट टाइजन ने उसको होली टाइप का बना दिया है। कैसे, तुम खुद देख लो। लाइक एक स्केलेटन को होली वाटर पिला रहा है, इवन ये क्या बना दिया भाई, बेचारे को क्रॉस पर लटका कर रखा है ताकि वो होली टाइप बन जाए। और तो ये जो टॉर्चर अपन को दिखाया जा रहा है ये बहुत कम है, इसने बहुत ज्यादा करा है इसके साथ, जिसका रिजल्ट क्या निकला, फाइनली इरेटस डार्क टाइप से होली टाइप में बदल गया। बट हाँ, अभी वो पूरी तरीके से होली टाइप का नहीं हुआ, वो आधा होली टाइप का और आधा डार्क टाइप का। तो ये अगर कोई और होली अटैक का यूज करता है तो उसको भी असर होगा। एनीवेज अभी टाइजन इरेटस से बोल रहा होता है, इरेटस उस मौत के सौदागर की माँ मैंने कर दे, चड्डी फाड़ दे उसकी। इरेटस भी लाइक जी मालिक समझ गया, सिर्फ मेरे मास्टर के लिए। ये बोलते वो डेड नाइट के ऊपर अटैक करता है, बट डेड नाइट उसको डॉज कर लेता है। देन डेड नाइट अपनी उस स्वॉर्ड का यूज कर इरेटस को काटने वाला होता है कि तभी इरेटस उसके अटैक को अपनी होली शील्ड से ब्लॉक कर लेता है, जिसके बाद टाइजन टकले का मजाक उड़ाने लगता है, बेटा तेरी तो लंका लगने वाली है, बिकॉज़ देयर इज नो चांस कि डार्कनेस लाइट को हरा पाए। देन वो इरेटस से बोलता है कि इरेटस अब टाइम आ गया है कि उसका यूज किया जाए। इरेटस भी लाइक क्या मास्टर उसका, बट इतनी जल्दी? खैर कोई ना, अगर आप चाहते हैं तो यही सही। देन इरेटस एक डार्क टाइप का स्केलेटन होली वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है कि इन द बिगिनिंग ऑफ गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वही सारे वर्ड जो भूत को भगाने के लिए यूज करते हैं। जो देखकर वो टकला भी शॉक्ड, भाई ये क्या कर रहा है। भाई इरेटस वो ये बोलते हुए अपने पास से होली वाटर निकालता है और सीधा उस डेथ नाइट के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद इतनी तगड़ी रोशनी निकल कर आती है कि कोई दिखाई तक नहीं दे रहा होता है। बट मेरी आंखें बहुत तेज है, मैंने देख लिया एक बंदे को जो कि इनसे अलग दिख रही है। वेल ये कौन है ये तुम्हें पता चलेगा, अभी के लिए सब लोग अंधे हो गए होते हैं उस लाइट की वजह से, और जैसी लाइट खत्म होती है टाइजन से फाइनली टकले ये ओवर हो गया, बिकॉज डेथ नाइट के सिर्फ पैर बचे, ऊपर का पूरा हिस्सा गायब हो गया होली वाटर से। तो तुम देख रहे हो ना कि डार्क टाइप का होली वाटर से कुछ ये हाल होता है, और वही होली वाटर इसने अपने स्केलेटन को पिलाया, मतलब इरेटस को। तो तुम सोच सकते हो इरेटस कितना स्ट्रॉन्ग है। और तो ये जो होली वाटर था इससे इरेटस को खुद भी डैमेज मिला है, बिकॉज हमें बता दिया गया था कि इरेटस पूरी तरीके से होली टाइप नहीं बना, वो आधा होली टाइप और आधा डार्क टाइप है। बट फिर भी इरेटस जीत गया और साथ ही वो में भी बेहोश भी हो गया है। बट अभी अपने लोटे को इस पर ध्यान नहीं दे रहा, वो सीधे टकले के पीछे पड़ जाता है कि बेटा अब तू हार गया है, तो चल जैसी डील हुई थी वैसा कर, तेरी गिल्ड मास्टर की पोजीशन मुझे दे और जो कंपनसेशन है वो सब में बांट दे। मेरा मतलब जो कुछ भी तूने उनसे छीना है वो सब उनको वापस कर दे। तो देखो अब जब अपना लोंडा जीत गया तो जो भी क्राउड है वो अपने लोंडे की साइड हो जाते हैं कि भाई इसने गिल्ड मास्टर बनते ही सीधा हमारा भला करवा दिया, तो ये आगे भी हमारा भला करवाएगा। बट वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने लोंडे के अगेंस्ट होते हैं कि भाई क्या भरोसा हो सकता है कि ये अगला टायरेंट बन जाए, तो यानी कि वही टकले की तरह बनने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो साइडें बन गई हैं, एक अपने लोंडे की तरफ और दूसरा उसके अगेंस्ट। भाई वो टकला उससे ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही होती कि भाई ये हो ही नहीं सकता। टकला बोल रहा होता है कि अगर मेरे पास थोड़ा और टाइम होता तो मैं वो कर पाता। वेल क्या कर पाता? देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि योनसू और योंगमिन की जो मीटिंग हुई थी वो असल में इसी ने करवाई थी, इसी का प्लान थी वो। इसका कोई ये इंटेंस नहीं था कि टाइजन को टारगेट किया जाए, इसका इंटेंस तो बस ये था कि जो कुछ भी मीटिंग में होगा उसे ये रिकॉर्ड कर योंगमिन के अगेंस्ट यूज करेगा, ताकि योंगमिन अपनी पोजीशन इसको दे दे, जिससे फिर ये बन जाएगा गिल्ड मास्टर और सब कुछ इसी का हो जाएगा। बट इसकी इस हरकत की वजह से एक गलत बंदा इसके हत्थे चढ़ गया, इसलिए इसे गुस्सा आ रहा होता है कि इस हरामखोर ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, इसलिए ही से कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा अपने हाथ से। टाइजन ली तुझे क्या लगता है मैं सब कुछ तुझे इतनी आसानी से दे दूंगा? बिल्कुल नहीं। ये बोलते हुए अपने पास से एक हार्ट निकालता है जो कि डीमन हार्ट है, और ये निकालते हुए टाइजन से बोल रहा होता है कि बेटा मैं तो मारूंगा लेकिन मैं तुझे भी लेकर डूबूंगा। ये डीमन हार्ट देखने सब लोगों के बीच में हड़कंप मच गई होती है। योंगमिन भी इसको रोकने का ट्राई करता कि भाई ये सही नहीं कर रहा तू, बट ना ये बंदा पागल हो चुका है सबको लेकर मरने की फिराक में। तभी टाइजन चेक करता है कि आखिर वो जो हार्ट है वो है क्या, और उसे पता लगता है कि जो हार्ट है ये असल में एस टियर का है, एक डिमोनिक हार्ट जिसे एक एंशिएंट डीमन छोड़कर गया था। एंड इस हार्ट का काम है किसी कर्स को दूसरे डायमेंशन से यहाँ पर समन करना, जिसके लिए ये यूजर की लाइफ और माना दोनों ही ले लेता है। और अभी वही हो रहा होता है, हम देखते हैं टकला पिघलना शुरू हो चुका होता है। एंड ये आखिरी बार टाइजन से बोलता वो चाहता है टाइजन ली चल नर्क में मिलते हैं। इसके ये बोलते ही वहाँ से एक डीमन अपेयर होती है जो कि है ब्राइड ऑफ द एबिस। हिंदी में बोलूं तो वही अंधेरे की दुल्हन, अंधकार की दुल्हन या हेल की दुल्हन ऐसा कुछ। बट अभी बड़ी बात ये है कि इसकी जो टियर है वो अननोन है, यानी कि इसको हराना किसी एस टियर के भी बस की बात नहीं है। और अभी जैसे सब लोग इसको देखते सबकी भटकर चार हो जाती है कि भाई ना हम मरने वाले हैं। तभी वो जो ब्राइड है अपने पास से एक सोनिक साउंड निकालती है जिससे सबके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ डेमोनिक साउंड। एंड सब लोग यहाँ से वहाँ भागना शुरू कर देते हैं। बट ये जो डेमोनिक साउंड अपने लोंडे पे काम नहीं कर रहा होता बिकॉज ऑफ स्पेल शेड अटैक नहीं। और तो अपने लोंडे को भी समझ
समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो इसे कैसे हराने वाला है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। तभी इसके पीछे से वो टोपी वाला बंदा आता है जिसको अभी हमने लाइट में देखा था, एंड ये बंदा और कोई नहीं बल्कि फाउंडर है रेडियंस ब्रेथ का, जोनो गो, एक्स गिल्ड मास्टर, बोर्न किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड। अभी टाइजन ने यहाँ पर देखकर पूछ रहा होता, भाई आप यहाँ पर कब आ गए? ही सेज, भाई मैं तो यहाँ पर शुरू से ही था, वो क्या है ना, मैं तुम दोनों का मैच मिस नहीं करना चाहता था, और तो तूने काफी अच्छा शो दिखाया मुझे। बट तेरे स्केलेटन को देखकर एक चीज मुझे लग रही है कि तेरा स्केलेटन कोई बाकी स्केलेटन जैसा तो बिल्कुल नहीं है। तेरा सामान वाकई में कमाल का है। जो सुनकर टाइजन लेगा, हाँ वो तो वेल टाइजन ने क्या ही बताया कि उसने इसको इतना कमाल का कैसे बनाया। एनीवेज बातें बहुत हो गई, अभी के लिए सीधा काम पर ध्यान देते हैं। अभी जियोनो को जो एविस ब्राइड है उसको रोकने के लिए अपने ब्लड मैजिक का यूज करते हैं, बट उससे उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो देखकर इन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई इसको योंगताई ने समन करा तब भी ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसका क्या मतलब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग समनर होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग समन होगा, ऐसा कुछ मुझे नहीं पता। अगर ऐसा है तो बहुत बुरी बात। एनीवेज अभी के लिए ये उसके ऊपर एक कोर अटैक करते हैं, जो कि इनका सबसे पावरफुल अटैक है ब्लड रेप्चर, जो देखने में टाइजन और एडी दोनों का ही मुंह पड़ जाता है कि ना भाई। तो ये है असली पावर लेजेंडरी बोर्न किंग के ब्लड मैजिक की। आगे टाइजन बता रहा होता है हमको कि इनका जो ब्लड मैजिक है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक टेक्निक है, और तो वो रिटायर हो गए, बट अपने प्राइम में वो एक लेजेंडरी एंटर हुआ करते थे, जो रेडियन ब्रेथ को अपने दम पर सीधा नेशन के टॉप पर लेकर गए थे। बट इस टाइम पर ये डिमोनिक बीस्ट इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इसके ऊपर घंटा असर नहीं हो रहा उनके अटैक का भी, बल्कि उसने उल्टा जियोनो के ऊपर डिबफ और लगा दिया। वेल उनके ऊपर डिबफ कैसे लग गया, बिकॉज ये जो अपना ब्लड मैजिक का यूज कर रहे थे वो इन्हीं के खून का था, एंड इस डीमन को टच करने का जब उन्होंने अपना ब्लड वापस से अंदर करा खुद के, तो ये एबिस ब्राइड उसको ऑलरेडी कर्स कर चुकी थी, जिस वजह से वो ब्लड जैसे उनके खून में वापस मिला तो उनके ऊपर डिबफ लग गया, जिस वजह से टाइजन समझ जाता है कि भाई ये बंदी अगर ये कर सकती है तो कितनी खतरनाक हो सकती है। इवन क्लोज कॉम्बैट करना तो वो फालतू है भाई, इसलिए फिर वो फायर बॉल का यूज करता है उसके 50% पावर पर। बट गेस व्हाट, उससे भी उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि उससे उसको इतना गुस्सा आ जाता है कि वो सीधा भागते हुए टाइजन के पास आने लगती है, और तो सिर्फ उसके चलने से जमीन में गड्ढे हो जा रहे। भाई तुम सोच सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग है ये। बट जब वो टाइजन पर अटैक करने जाती है तो गेस व्हाट, कौन उसे बचाता है? अपना द गोट इरेटर। वो अपनी शील्ड का यूज कर ब्राइट के अटैक को रोक लेता है, और अब भी वो भूत भगाने वाले वही होली वर्ड्स बोल रहा होता है कि इन द नेम ऑफ लाइट एंड द होली स्पिरिट तुझे माफ नहीं किया जाएगा। ये बोलते ही वो ब्राइट के ऊपर अटैक करता है, बट वो उससे बच जाती है। देन वो टाइजन से बोलता है कि मास्टर टाइजन, इसको आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। जो देखकर टाइजन लेके इरेटस तेरा दिमाग खराब होगा, तू ऑलमोस्ट मरता मरता बचा है। तभी इरेटस को याद आता है, अरे हाँ वो जो होली वाटर का मैंने यूज करा था उसका डैमेज मुझे भी मिला था, जिस वजह से मैं थोड़ी देर के लिए नॉक आउट हो गया था। बट मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, मैं इरेटस अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दूंगा सिर्फ अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये बोलते वो सीधा ब्राइट के ऊपर चढ़ जाता है। टाइजन और एडी दोनों के चेहरे बन गए होते हैं। एडी बोल रही है टाइजन ये थोड़ा अलग नहीं लग रहा है। एनीवेज अभी हम देखते हैं कि इरेटस अपनी होली स्टाफ से ब्राइट के ऊपर अटैक कर रहा होता है, बट उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता उससे भी, बल्कि वो इरेटस का सर पकड़कर उसको ऊपर उठा देती है। देन वो अपनी मुंह की बदबू अपने पावरफुल अटैक का यूज करती है इरेटस के ऊपर, और तो ये क्या है मुझे नहीं मालूम, बट इससे इरेटस को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है। इवन टाइजन तक को समझ में नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे, बिकॉज अब तो होली अटैक्स भी उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। इरेटस वो अब भी हार नहीं मान रहा होता, वो अब भी खड़े होने की कोशिश कर रहा होता, तो टाइजन से बोलता है कि मास्टर मुझे लगता है कि ये मेरा अंत है, आज ये मेरा आखिरी दिन है, इसलिए प्लीज मास्टर भले ही मैं आपके साथ ना हूँ बट ट्राई करना कि आप सरवाइव करें। ये बोलते हुए इरेटस अपने पीछे से तलवार निकालता, और तो मुझे अब पता चला कि जो उसके पीछे फूल का निशान लगा था वो असल में फूल नहीं था, बल्कि जो स्वॉर्ड है उसका डिजाइन ही कुछ ऐसा है कि फूल जैसा लग रहा था। एनीवेज अभी टाइजन इरेटस को रोकने का ट्राई करता है, बट इरेटस वो अपने मास्टर को हर हाल में प्रोटेक्ट करेगा। टाइजन इरेटस को समझा रहा होता है कि देख भाई ऐसा मत कर, बट इरेटस वो नहीं रुक रहा होता, वो टाइजन से बोल रहा होता है कि प्लीज मास्टर मेरे जाने के बाद खुद का ख्याल रखिएगा। ये बोलते ही वो सीधा अपनी होली स्वॉर्ड लेकर चढ़ जाता है उस ब्राइड के ऊपर। टाइजन वो थोड़ा सिनेमेटिक वे में रोना शुरू कर देते कि नहीं मैंने तो अभी तो ये ठीक से गुड बाय तक नहीं किया, इरेटस प्लीज रुक जा, ऐसा मत कर। नहीं इरेटस प्लीज रुक जा मेरा भाई, ऐसा मत कर, वो वेपन 8 बिलियन वॉर्म्स का है मेरे भाई, रुक जा। भाई ये बंदा, भाई मुझे लग रहा था इसको इरेटस की टेंशन हो रही है, बट नहीं इस हरामखोर को तो उस वेपन की पड़ी हुई है। मैंने बोला था लॉयड को उसका कॉम्पिटिटर मिल गया है। भाई तुम ये सुनने का जरा एडी का फेस देखना, वो भी सोच रहे होगी साला कितना बड़ा हरामखोर है। एनीवेज अभी इरेटस अपनी स्वॉर्ड का यूज करता है, और बस एक ही स्लेश के अंदर ब्राइट ऑफ द एबिस खत्म भाई, धूल तक नहीं बचती उसकी। भाई ये देखने का जोनो को तक सोक्ड हो जाते कि भाई इसका लाइट इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि वो इतने खतरनाक होली टाइप वेपन को हैंडल करे हुए। भाई जैसे इरेटस उस ब्राइट को हरा देता है, साला हरामखोर अपना लोंडा सीधा उसके ऊपर चढ़ जाता है कि साले बेबो को मैंने तो सब बोला था उस स्वॉर्ड का यूज सिर्फ तब करना जब मौत और जिंदगी का सवाल हो। जो सुनकर इरेटस भी लगेगा हाँ मास्टर मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई, मैं तो बस आपको प्रोटेक्ट करना चाहता था। और ये बोलते वो रो रहा होता है, इवन पता नहीं क्यों बट वो पत्थर भी बनना शुरू हो जाता है। मे भी या तो ये होली स्वॉर्ड का काम था, या फिर ब्राइड ने जो अपने मुंह से बदबू छोड़ी थी ये उसका काम है।
बिकॉज इरेटस के ऊपर डिवफ लग गया है। और तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बिकॉज 24 घंटे बाद वो वापस से पहले ऐसा हो जाएगा। एनीवेज अभी टाइजन सोच रहा होता है कि उसे नहीं पता था कि डिवाइन किंग कॉन्स्टेलेशन इतना पावरफुल होगा, यानी यही ये स्वॉर्ड की बात कर रहा है। बट इसमें एक दिक्कत है कि एक बार अटैक करने के बाद इसका पूरा माना खत्म हो जाता है। और तुम जरा इसकी एनर्जी पॉइंट देखना कितने हैं ये, पूरे 1 करोड़ एनर्जी पॉइंट, यानी कि इतनी पावरफुल स्वॉर्ड है ये। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर स्वॉर्ड इतनी पावरफुल है तो यूजर कितना पावरफुल होगा इसका। मैं इरेटस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके ओनर की बात कर रहा हूँ। एनीवेज अभी अपने लोंडे को इन सब चीजों की टेंशन नहीं है, उसको जो टेंशन ये है कि इसकी जो एनर्जी है वो रिपेयर तो हो जाएगी, बट वो कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा उसका। इसलिए वो बोल रहा होता भाई इससे अच्छा मैं कोई दूसरा वेपन खरीद लूंगा। देखो भाई अपना लोंडा हरामखोर तो है बट दिल का अच्छा है, बिकॉज वो फाइनली इरेटस को वो बोलते था जो इरेटस काफी वक्त से सुनना चाह रहा था। वो इरेटस के कंधे पे हाथ रखकर बोलता है कि इरेटस तूने बहुत अच्छा काम किया। पहले तो मुझे लगा था कि तू कोई बेवकूफ नल्ला सा स्केलेटन होगा, बट ना मैं गलत था, तू एक अच्छा वॉरियर है, तूने हम सबको बचा लिया इरेटस, उसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर इरेटस भी रोना शुरू हो जाता है कि मास्टर आपको नहीं पता ये वर्ड्स मेरे लिए कितने मायने रखते हैं, कितने ज्यादा मायने रखते हैं ये वर्ड्स मेरे लिए। एंड ये बोलते इरेटस पूरी तरीके से पत्थर बन जाता है। तभी मास्टर जियोनो को आकर उसे बोलते हैं कि भाई तुझे इसको ठीक करने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए। टाइजन ने बोलता है ना उसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको अनसमन कर दूंगा जब तक ये आराम कर लेगा। देन मास्टर जियोनो को उसे बताते कि भाई मेरे अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा स्केलेटन नाइट नहीं देखा, मैंने क्या इवन लोगों ने भी नहीं देखा होगा कि कोई ऐसा स्केलेटन नाइट भी होगा जो होली वेपन्स को संभाल सके। मेरे लिए बिल्कुल वैसा था जैसे मैं पुराने हीरोज को लड़ते हुए देख रहा हूँ। और बस इसीलिए वो अपने टाइजन को थैंक यू भी बोलते बिकॉज उसने इनको इतनी अच्छी फाइट दिखाई और उसी की वजह से फाइनली वो अपनी लाइफ में कुछ नया देख पाए। साथ ही टाइजन ने उनके नेफ्यू को भी बचा लिया उसके चंगुल से, यानी वो टकले के चंगुल से। इसलिए वो टाइजन से बोलते कि भाई मुझे नहीं लगता कि तेरा गोल मेरे गोल से कुछ अलग है, तुझे जरूर मेरे गिल्ड से कुछ तो चाहिए। जब सुनकर टाइजन और एडी दोनों के पसीने छूटे तो टाइजन सोच रहा होता भाई ओल्ड इज गोल्ड, बूढ़ों को एक्सपीरियंस तो बहुत है। एनीवे टाइजन पीछे देखते हुए सोच रहा होता है कि भाई मैंने रेडिएंट ब्रेथ को बस एक ही रीजन से ज्वाइन किया है और वो है मेरे खुद के बेनिफिट। बट मैं उस टकले की तरह तो बिल्कुल नहीं हूँ, बिकॉज मेरा दूसरों की चीजें लेने का कोई इंटेंस नहीं है। इसलिए टाइजन उन्हें हाँ करते हुए बोलता है कि रेडिएंट ब्रेथ में ऐसा बहुत कुछ है जो मेरे काम का है। जो सुनकर वो बोलते हैं अच्छा अगर ऐसी बात है तो भी ठीक है। देन वो पब्लिकली अनाउंस कर देते हैं कि आज से टाइजन इस गिल्ड का नया डेप्यूटी मास्टर है। देन वो टाइजन को 2 शब्द कहने को बोलते हैं बट अपने टाइजन को नहीं मालूम कि क्या बोलना है, बट फिर भी मास्टर जियोनो के कहने पर बोल ही देता है। पहले तो वो खुद को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं टाइजन ली हूँ और मैं तुमसे बस एक बात कहना चाहता हूँ कि चलो एक दूसरे की पीठ में खंजर ना घोंपे और अपनी ये सेल्फिशनेस खत्म कर दें। और बस यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। हाँ मैं जानता हूँ मैं बहुत लेट हो गया, बिकॉज हमारी परंपरा ये कहती है जो बोला है वो बिल्कुल नहीं करना, बट आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट संडे को इसका 4th पार्ट आ जाएगा, आ ही जाएगा। और तो इसके आगे क्या होने वाला है वो मुझे नहीं मालूम, बट मैं तुम्हें बस इतना बता देता हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में अपने लोंडे को एडी के बारे में एक सीक्रेट पता चलेगा कि वो यहाँ पर क्यों आई है, और साथ ही उसको एक बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट मिलेगा, इतना खतरनाक कि अगर टाइजन उसे नहीं कर पाया तो वो बर्बाद हो जाएगा पूरी तरीके से। तो बस अब ये देखना है क्या अपना लोंडा उस क्वेस्ट को कंप्लीट कर पाएगा या नहीं। एनीवेज अब मैं तुमसे मिलता हूँ सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ कमेंट करना मत भूलना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी।